Hey guys! Welcome to today's largest and the most impactful learner tutoring platform that is Physics Wallah। तो मेरे सारे के सारे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो, तो एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख देंगे क्या? एक बार सारे के सारे प्यारे प्यारे भाई बहन कमेंट सेक्शन में लिख देंगे भारत माता की जय। तो हमारी प्यारी मां भारत मां की जय इनटू द कमेंट सेक्शन। जल्दी से अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय, हमारी प्यारी मां भारत मां की जय। गुड इवनिंग माही, अंश, वजीहा, स्वाति, भारती, अभिषेक, जुनैद, कलश, अग्रिमा, श्रुति, नीतीश, साहू, शगुन, काजल, रितु, लक्ष्मी, प्रगति, दिशा, पायल, विनोद, अलका। वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। आप सभी का स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन से प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फिजिक्स पढ़ा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई सुनील भैया। भैया आज आप क्या पढ़ाएंगे? एज पर द प्लानर 9वां लेक्चर हमारा होने वाला था इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज लॉ। तो 9th लेक्चर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज लॉ। बहुत बढ़िया से बताऊंगा, बहुत आसान टॉपिक है आज का और आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चैप्टर के डिफिकल्ट पोर्शंस अब खत्म हो चुके हैं, चैप्टर अब अपनी इजी लेवल पे जाने वाला है। चैप्टर जो था इनिशियली स्टार्ट होता है इजी लेवल, देन जाता है हार्ड 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 हार्ड, डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट, एंड देन कम्स टू दी इजी लेवल। तो यहां से इजी होना वापस स्टार्ट हो जाता है। चलिए, अगर मेरे दोस्तों आपने मेरे को मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आज हम बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस होता ही क्या है। ये तो आपने क्लास 10 में पढ़ा है, लेकिन स्टिल मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में बीमारी क्या है ये इलेक्ट्रोलिसिस की। उसके बाद मैं यहां पे क्लास 10th केमिस्ट्री का एक बेसिक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस लूंगा, जैसा कि आपके एनसीईआरटी ने एक बेसिक प्रोसेस लिया, बिल्कुल वैसा आपको थोड़ा रिलेट करवाने के लिए। अगली क्लास में इलेक्ट्रोलिसिस और डेप्थ में आएगा, पर इस क्लास में थोड़ा रिलेटेबल बनाने के लिए आपको 10th रिवाइज कराने के बाद मैं यहां पे आगे लेके चलूंगा। उसके बाद मैं आपको फैराडे लॉ और उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज करवाऊंगा, पीवाईक्यूज एंड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। यानी मेरे दोस्तों जो आपके बोर्ड में आ सकता है डायरेक्टली आपको वो चीज बताऊंगा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरीके से, दो तरीके से। ठीक है, क्लियर क्लियर, डन है। ऑल राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस से स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन एकदम यहां पर ध्यान देने वाले हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस है क्या। अब मान लीजिए यहां पर अगर मैं आपको बोलता हूं, फिर देखो मेरा थोड़ा सा एनालॉजी ऐसी रहेगी आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप इसको गलत बिल्कुल मत लिया करो, आप इसको समझने के तौर पे लेना। मान लो यहां पर सुनील भैया एक रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो ये वो सुंदर कन्या है जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूं और हम दोनों साथ हैं। तो मेरे पापा को यहां पर पता लग गया कि यहां पर मैं एक रिलेशनशिप में हूं। ध्यान से सुनना, मैं इस सुंदर कन्या के साथ रिलेशनशिप में हूं और यह चीज मेरे पापा को पता लग गई। पापा ने कहा बेटा ब्रेकअप कर। मैंने कहा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा ब्रेकअप पापा, नहीं करूंगा ब्रेकअप। पापा ने कहा पक्का? मैंने कहा पक्का नहीं करूंगा ब्रेकअप। पापा ने क्या किया? पापा ने क्या किया? पापा ने हमारे दोनों तरफ पे क्या कर दी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रोड्स अप्लाई कर दिए, यानी एक तरीके से इलेक्ट्रिक करंट झटके दिया हमको, ब्रेकअप। हमने ब्रेकअप कर लिया। तो इलेक्ट्रोलिसिस भी कुछ इसी तरीके से होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हुए किसी चीज का ब्रेकअप करा देते हैं, किसी चीज को तोड़ देते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। सरल भाषा में यही होता है। तो वर्ड इलेक्ट्रोलिसिस किससे बना है मेरे प्यारे बड़े भैया सुनील भैया? ये किससे बना है? तो ये मेरे दोस्तों इलेक्ट्रोलिसिस आपका बना है, इट इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स। द वेरी फर्स्ट इज इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इलेक्ट्रिक करंट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी। लाइसिस का मतलब ब्रेकअप, यानी बिजली के झटके देके ब्रेकअप करना, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। लाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन या फिर सेपरेशन। तो अगर हम किसी भी पदार्थ को इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी देकर ब्रेकअप कराते हैं, तोड़ते हैं, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या सुनील भैया यहां पर जब हम बिजली के झटके देते हैं कंपाउंड को, तो वो क्या नए प्रोडक्ट्स बनाता है? बिल्कुल। जैसे आप पानी को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो कुछ नए पदार्थों का निर्माण होगा
तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलिसिस में जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके किसी चीज को तोड़ेंगे तो देयर इज कि यानी कि आप वहां पे एक रासायनिक परिवर्तन, यानी कि आप वहां पे एक इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी, आप वहां पर एक रासायनिक परिवर्तन यानी कि आप वहां पर एक केमिकल चेंज लेकर आ रहे हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो द वर्ड इलेक्ट्रोलिसिस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिसिटी, एंड लाइसिस मींस ब्रेक डाउन और सेपरेशन, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके हमने किसी चीज को तोड़ दिया है और तोड़ने के बाद कुछ नए पदार्थों का निर्माण होगा, यानी कि यहां पर एक रासायनिक प्रतिक्रिया या फिर हम कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन यहां पर हुई है क्योंकि हमने यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास करी थी बाय ब्रिंगिंग अबाउट अ केमिकल चेंज इनटू अ सब्सटेंस बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी यहां पर सप्लाई करी है जिसकी वजह से यहां पर कोई चीज टूट गई है, एक रासायनिक परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है। क्लास 10th में आपने पढ़ा था यह एक प्रकार की डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। इट इज अ टाइप ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी सप्लाई टू अ कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मान लीजिए यह कोई पदार्थ है और आप अगर इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो कुछ नए पदार्थ बना लेता है ऐसे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहां पर क्या है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आई हैव वाटर। अब वाटर को अगर मेरे राजा मैंने दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या मैंने प्रोवाइड करी इलेक्ट्रिसिटी तो यह टूट जाएगा हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। तो यानी कि इस कंपाउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कर दिया है, यहां पर तोड़ दिया है। मेरी बात समझ में आ रही है जी सुनील भैया? तो यहां पर मैंने क्या किया, पानी के साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके उसका ब्रेकअप करवा दिया और ब्रेकअप करवाने के बाद क्या यहां पर किसी नए सब्सटेंस का निर्माण हो रहा है? जी बिल्कुल, एक नए सब्सटेंस का निर्माण हो रहा है। तो यानी कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करे तो वो यहां पर टूट जाएगा और नए पदार्थों का निर्माण यानी कि नए सब्सटेंसेस का निर्माण करेगा। यानी कि एक तरीके से ये एक रासायनिक परिवर्तन या फिर हम कह सकते हैं एक रासायनिक प्रतिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन है। और कौन सी तरह की केमिकल रिएक्शन है? ये एक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। समझ में आ गया? एक तरीके से ब्रेकअप रिएक्शन है ये। आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रख ली है, सुबह से एक बोतल गौमूत्र की पी ली है। दारू नहीं बोल सकता, दारू मैं पीता ही नहीं हूं। तो आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रख ली है, ये मेरा ब्रेकअप हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके। आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रख ली है, सुबह से एक बोतल गौमूत्र की पी ली है या कोल्ड ड्रिंक पी ली है, कुछ भी आप पी सकते हैं जो आपका मन करे। चलिए अब सवालों का खेल यहां पे चालू करेंगे। चलिए पहला सवाल, डू ऑल सब्सटेंसेस अंडरगो अ केमिकल चेंज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू देम? तो क्या सुनील भाई हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम किसी चीज से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो चीज इलेक्ट्रोलिसिस शो करेगा यानी कि वो टूट जाएगा और नई चीजों का निर्माण करेगा? क्या ये सत्य है? जल्दी से बताओ ए मेरे राजा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से जल्दी से। मैं साइड हो रहा हूं, जल्दी से बताएंगे फटाफट से। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा चैट दिख रही है ना? हाँ चैट दिख रही है, ठीक है, चैट इज विजिबल, बढ़िया। ऑल राइट, सो डू ऑल सब्सटेंसेस अंडरगो अ केमिकल चेंज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू देम? सवाल आपसे कह रहा है क्या सारे सब्सटेंसेस एक केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन को अंडरगो करते हैं जब हम उनसे इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं? सो द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज नो। नहीं, आपको लगता है सारे सब्सटेंस पे जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं? नहीं,
आदि, आशीष, ओम अग्रवाल, गणपति, सोरेन, गौसिया, पलक, करण, डेक कैडेट, डॉक्टर यशदीप एंड स्वाति। आप समझो समझो मेरे दोस्तों, इसका आंसर नो होगा। अरे मेरे को एक बात बताओ, हर सब्सटेंस से जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो क्या वो इलेक्ट्रोलिसिस शो करेगा? दिमाग लगाने वाली बात है। क्या जरूरी है कि जब भी किसी पदार्थ से इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो करे तो वो पदार्थ या वो सब्सटेंस इलेक्ट्रोलिसिस शो करे? क्या ये जरूरी है? डू ऑल सब्सटेंसेस अंडरगो अ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज या फिर वो एक केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन शो करना। यानी कि क्या हर सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ही शो करेगा जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास करे? तो ऐसा जरूरी नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। नो। मैं बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेटल्स है, मैं बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अलॉयज है, मैं कहता हूं मेरे पास कुछ नॉन मेटल्स है लाइक ग्रेफाइट, है ना, विच इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट क्या होता है सुनील भैया? आप मुझे बताइए ग्रेफाइट क्या होता है? आपका जो पेंसिल होती है उस पेंसिल का जो कोर होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्रेफाइट। वो भी एक नॉन मेटल है, कार्बन का एक फॉर्म है। तो अगर मैं बात करता हूं धातुओं की, है ना, मैं बात करता हूं यहां पे मिश्र धातु यानी अलॉय की, मेटल की बात करता हूं, अलॉय की बात करता हूं, या नॉन मेटल्स लाइक ग्रेफाइट की बात करता हूं, तो इनमें से भी इलेक्ट्रिक करंट पास करता है बट दे डोंट शो एनी केमिकल चेंज। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इनके अंदर से भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, और इसीलिए फ्लो करता है क्योंकि इनके पास फ्री और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब अगर आप एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दोगे तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जाएगा टुवर्ड्स अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। आपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहां पे इलेक्ट्रिक करंट इनमें से फ्लो करता है, बट क्या यहां पर ये कोई केमिकल चेंज है? अरे भाई मेटल से भी इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, अलॉय से भी कर रहा है, ग्रेफाइट से भी कर रहा है, और इनके पास फ्री और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट दैट डजंट मीन कि अगर इनसे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं हम या इनको इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, मतलब इनमें से पास हो रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी कि ये डिकम्पोज हो जाएंगे। जरूरी है डिकम्पोजिशन देंगे? नहीं देंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये यहां पर क्या, इट इज नॉट अ केमिकल चेंज, बट उल्टा ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की। मतलब मेटल की, अलॉय की और नॉन मेटल जैसे कि ग्रेफाइट की, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक भौतिक गुण है। तो जब भी हम ये सुनते हैं कि किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो दैट डजंट मीन कि उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कुछ सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी होती है कि भैया उनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, बट दैट डजंट मीन कि वो वहां पे डिकम्पोज होने लग जाएंगे या उनकी इलेक्ट्रोलिसिस होने लग जाएगी। दैट इज नॉट द केस, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और सवालों का दौर चालू करते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, आयोनिक या फिर हम इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, आयोनिक या फिर हम इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है बेटा जी। तो आयोनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड फॉर्म। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं मेरे पास नमक है, मैं नमक को डालता हूं पानी में या मैं नमक को पिघला लेता हूं, तो सवाल कह रहा है कि अगर मैं पानी में डालता हूं, पिघला देता हूं, तब तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन अगर ये सॉलिड फॉर्म में तो नहीं करता। बताइए क्या ये सत्य है, हां या ना? जल्दी से बताइए क्या ये सत्य है, हां या ना? जल्दी से बताएंगे सारे दोस्त। ये बचपन की बातें हैं दोस्तों, ये क्लास 10th में आपको पढ़ा है, मैं बिल्कुल 10th क्लास से उठाते हुए यहां पे लेके आऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। आपको कहोगे सुनील भैया हम 10th से सीधा 12th पे आ गए, मजा आ गया। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, इनके दो नाम है। आयोनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं या फिर हम इनको इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, MgCl2, CaCl2। इसमें एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, मेटल से नॉन मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो ये कटायंस और एनायंस की तरह एग्जिस्ट करते हैं। क्लास 10th में आपने पढ़ा, नहीं तो 11th में पढ़ा होगा। तो क्या ये सत्य है? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राजसी, डेक क्रेडिट, पलक, आदर्श, मोहम्मद माज, सुमन, अंश, ओम, शिवांश एंड सैयद, अरवान, नवाज। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स एक्वस और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं।
यस, बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल देता हूं आयोनिक कंपाउंड का। देखिए आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl है, Na1 प्लस Cl1 माइनस। आयोनिक कंपाउंड क्या है आपके पास, KCl है, K1 प्लस Cl1 माइनस। आयोनिक कंपाउंड आपके पास क्या है, MgCl2 है, इस पे 2 प्लस, इस पे 1 माइनस। तो ऐसे कंपाउंड्स जो हमारे पास आयंस के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करें, उनको हम लोग कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, या इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। अब यहां पे मैं ये कंपाउंड्स आपको नहीं पढ़ा सकता, ये तो भैया आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं तो 10th में पढ़ा होगा, नहीं तो यूट्यूब पे मेरे काफी बेसिक वीडियोस पड़े हैं, उनसे आप जाके समझ सकते हैं। तो आयोनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, जैसे कि यहां पे कटायंस अनायंस के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करने वाले कंपाउंड्स को आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। सवाल आपको यह कह रहा है कि जब हम इनको एक्वस या मोल्टन फॉर्म में ले आते हैं, एक्वस एंड मोल्टन फॉर्म को थोड़ा सा हम समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वस एंड मोल्टन फॉर्म? अगर मैंने सोडियम क्लोराइड को यहां पर पानी में डिसॉल्व कर दिया, पानी में क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, तो ये मेरे पास है NaCl एक्वस। अब NaCl एक्वस में कौन से आयंस होंगे, Na1 प्लस एक्वस प्लस Cl1 माइनस एक्वस। अगर नमक को मैंने पानी में डाल दिया तो ये NaCl एक्वस यानी कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम और क्लोराइड के आयंस में होता है ना। जब आप नमक को पानी के अंदर डालेंगे तो वह आयंस में पूरी तरीके से टूट जाएगा, एंड दीज आयंस आर Na1 प्लस एक्वस एंड Cl1 माइनस एक्वस। ये बचपन में आपने मेरे से सीखा है, नहीं तो अभी मैंने फिर से रिवाइज करवा दिया। ये तो एक्वस सॉल्यूशन हुआ। मोल्टन का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं NaCl को अगर यहां पर 800 डिग्री सेल्सियस पे, अगर मैं NaCl सॉलिड को 800 डिग्री सेल्सियस पे यानी मेल्टिंग पॉइंट पे हीट करता हूं, तो यह पिघल के NaCl लिक्विड बन जाता है। मैं सोडियम क्लोराइड सॉलिड को 800 डिग्री सेल्सियस यानी उसके मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करता हूं, तो वो सॉलिड क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड यहां पर भी हमारे पास फ्री आयंस होते हैं Na1 प्लस के प्लस Cl1 माइनस के। तो आपको पहले तो ये पॉइंट समझना पड़ेगा कि जब भी मैं आपको बोल रहा हूं एक्वस या मोल्टन, तो इसका मतलब है एक्वस मतलब पानी में डाला, और मोल्टन मतलब मैंने उसको पिघला दिया। अब सवाल आपसे यह कह रहा था कि एक्वस और मोल्टन फॉर्म में इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। समझदारी की बात है, यहां पे आयंस आर फ्री टू मूव, दैट्स व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अरे भाई अगर मैं आपके पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड को डालता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, ये इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूट जाता है, ये आयंस अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। यही चीजें तो हम बेसिक पढ़ते हैं ना। हाँ, तो आंसर क्या होगा, यस, आयंस आर फ्री टू मूव इन द एक्वस और द मोल्टन फॉर्म। यानी कि जब भी आयोनिक कंपाउंड्स को आप या तो पानी में डिसॉल्व करेंगे या पिघला देंगे, तो इनके आयंस फ्री टू मूव है, दे आर फ्री टू मूव। बट ये फ्री टू मूव नहीं है सॉलिड फॉर्मेट में। लास्ट क्लास में भी हमने जाना था, जितना ज्यादा हम पानी में डाल रहे हैं, जितना ज्यादा हम पानी डालते जा रहे हैं, आयंस दूर होते जा रहे हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन खत्म होती जा रही है, दे आर फ्री टू मूव। एंड जितने ज्यादा फ्री टू मूव होंगे, जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी, उतना आसानी से माइग्रेट करेंगे, उतनी ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी आएगी। मेरा सिंपल यहां पर इंटेंट क्या है, क्या ये आसानी से एक्वस और मोल्टन स्टेट में मूव कर सकते हैं? यस। सॉलिड स्टेट में मूव नहीं कर सकते। सो विच इज वाई दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दी सॉलिड फॉर्म। तो ये तो सिंपल आप घर पे भी कर सकते हो। आपके पास घर में नमक पड़ा है, आप एक सर्किट बनाइए और सर्किट के अंदर NaCl को भी जोड़िए, आप देखिएगा उस सर्किट में आपका बल्ब नहीं जलेगा। पर यही अगर आप उस सर्किट में सोडियम क्लोराइड को डाल दें, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड डाल दें, या उसको पिघला के डालें, वहां पर बल्ब जलेगा। तो यह आपके लिए एक सबसे बढ़िया इंडिकेशन है कि आयोनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स जब पानी में घुलेंगे या आपके पास पिघले हुए होंगे, मोल्टन फॉर्मेट में होंगे, तो इसमें आयंस आर फ्री टू मूव एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो ये क्यों बता रहा हूं आपको भी पता लगेगा। मैं बहुत बेसिक से उठाता हूं और एकदम एडवांस पे आपको इसमें लेके जाऊंगा, ध्यान से देखना। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक HCl एक्वस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। आप मेरे से अभी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको पोलर कोवेलेंट कंपाउंड समझाऊंगा, थोड़ा बहुत आइडिया दे सकता हूं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जा पाऊंगा। प्लीज आप मेरे समय की और अपने समय की भी रिस्पेक्ट करना। ये क्लास 11th की बात है। कोवेलेंट कंपाउंड्स दो प्रकार के होते हैं, एक पोलर होते हैं, एक नॉन पोलर होते हैं।
पोलर पे सिंपल इतना समझो कि जैसे आयोनिक कंपाउंड्स पे कंप्लीट पॉजिटिव और एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होता है, इन पे एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब इन पे भी पोल्स डेवलप हो जाते हैं, तो इनको कहते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, छोटी सी बात है, छोटी सी बात है। ठीक है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक HCl aqueous कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये सत्य है? 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 चैट में डिले, जैसे मैंने भी एक मैसेज डाला, कितना डिले आता है चैट में? अच्छा, ठीक है। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक HCl aqueous कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आदि, अलीना, एंडी अर्शल, नितेश, लोकेश, स्वाधीन, ओम अग्रवाल, आशीष, हे उदय एंड प्रियांश भारद्वाज। तो ये HCl aqueous क्या है आपके पास? ये आपके पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पास है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पास है, ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया जी? समझ में आ गया, डन है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं सुनील भैया? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं? अगर आप HCl aqueous की बात करेंगे, HCl aqueous क्लास 11th में ही बताया था, तो यहां पे ये भी आपका एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना HCl aqueous, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पूरी तरीके से आयंस में टूट जाते हैं। इट विल गिव H+ aqueous एज वेल एज इट विल गिव Cl1- aqueous। अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या ये बात आपको मैं 10 बार नहीं बता चुका? HCl aqueous will gives H+ aqueous plus Cl1- aqueous। बिल्कुल सही बात है। So they dissociate into ions in the aqueous form which conducts electricity। तो अगर आपके पास पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं इस प्रकार आपके आयंस में टूट जाते हैं, एंड ये आयंस में डिसोसिएट होने के बाद यहां पर आयंस आर फ्री टू मूव, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अब ये कोवेलेंट कंपाउंड है ही क्यों? देखिए, कोवेलेंट कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है? ये आपका नॉन मेटल है, तो जब भी नॉन मेटल्स के बीच में जो कंपाउंड होगा ना, वो बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड होगा। ये नॉन मेटल है, तो जो भी कंपाउंड आपको नॉन मेटल्स के बीच में दिख जाए वो कोवेलेंट कंपाउंड होता है। यहां पे ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के पीछे का कारण क्या है? ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास क्लोरीन है। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्लास 11th में, क्लास 10th में आपने सब जगह हमसे पढ़ाई वाली बात। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं। शेयरिंग से क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाला भी इसमें कंसीडर होगा तो हो जाएंगे 8। सिमिलरली हाइड्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन था, ये एक तो इसका है ही है, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन भी इसमें कंसीडर होगा हाइड्रोजन में। तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों एटम्स में कंसीडर किए जाते हैं। ये आपने बचपन में पढ़ा है। तो हाइड्रोजन के पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्लोरीन भी स्टेबल और हाइड्रोजन भी स्टेबल। ये तो नॉर्मल सिनेरियो हो गया जब यहां पर ये कंपाउंड अभी पोलर नहीं है। तो ये पोलर कब बनता है? क्लोरीन लालची है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ घसीटने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में होने की जगह थोड़े से इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इधर पार्शियल पॉजिटिव और इधर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। ये सब आपने 10th और 11th में पढ़ा है, स्टिल बता रहा हूं आपको। ये पोल्स डेवलप हो गए तो ये कहलाता है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। पहले तो कोवेलेंट क्यों है? क्योंकि नॉन मेटल से मिलकर बना है, इसीलिए कोवेलेंट है। पोलर कोवेलेंट क्यों? क्योंकि यहां पे इस तरीके के पोल्स डेवलप हो रहे हैं, इसीलिए पोलर कोवेलेंट है। आपसे किसी ने पूछा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, चुपचाप बोलना हां कंडक्ट करते हैं, बिकॉज ये आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, काम खत्म। डन है भैया? इतनी बेसिक बातें आपको समझ में आ गई क्या? मैंने अभी तक आपको सिर्फ इतना बताया, अगर हम किसी पदार्थ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो पदार्थ टूट जाता है और ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण करता है जो कि नए प्रोडक्ट्स हैं अदर देन द रिएक्टेंट,
यानी कि कुछ नए सब्सटेंसेस का निर्माण हुआ है जिनकी कॉम्पोजिशन रिएक्टेंट से अलग है, यानी यहां पे केमिकल चेंज हुआ है, यानी यहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। ये बताया। आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे चलेंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सुनील भैया आप ये बार बार चिंगाड़ चिंगाड़ के हमें इस बता चुके हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर में बताया मैंने, सेकंड चैप्टर में कई बार बताया इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास राजा बेटा कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो या तो एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि जब आपने इनको पानी में डाला है तब, या जब आपने इनको पिघला दिया है तब। इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो या तो पानी में या जब हमने इनको पिघला दिया तब, ये खुद के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं बाय ब्रेकिंग इनटू आयंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं दोस्तों, जिनको जब हम या तो पानी में डालें या जब हम पिघला दें, तो दोनों ही कंडीशन में ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। और क्योंकि ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, आयंस आर फ्री टू मूव एंड दैट्स व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये चीज हमें पता है। तो जैसे NaCl को अगर मैं पिघला दूं तब भी आयंस आर फ्री टू मूव, NaCl को अगर मैं पानी में डाल दूं तब भी आयंस आर फ्री टू मूव, एंड दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब आपने जो इतना ज्ञान दिया था आयोनिक कंपाउंड्स और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स का, क्या वो कहां पे अप्लाई होगा? वो यहां पे अप्लाई होगा। यानी कि किस तरीके के कंपाउंड्स हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। सुनील भैया किस तरीके के कंपाउंड्स हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं? तो मेरे राजा बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो आपके आयोनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, यानी कि कंपोज्ड ऑफ कटायन एंड अनायन वाले कंपाउंड्स, यानी कि आयोनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल NaCl, CaCl2, KCl, ये भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जैसे कि HCl एक्वस। अरे सुनील भैया HCl यानी कि HCl एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी इलेक्ट्रोलाइट होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट होता है। आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमको पढ़ाया था, याद आ रहा है राजा बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, जितने भी आपके पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जो कि पानी के अंदर आयंस बनाते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कटायन एंड अनायन, यानी कि जितने आयोनिक कंपाउंड, जितने इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स है, सब इलेक्ट्रोलाइट है, एक्सेप्ट अ फ्यू, जो कि कुछ प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, एक्सेप्ट अ फ्यू। और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स दैट फॉर्म आयंस इन वाटर, जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl एक्वस, H2SO4 एक्वस, ये सारे के सारे क्या एसिड्स हैं, पानी में डिसॉल्व होने के बाद दे आर फॉर्मिंग आयंस या दे आर डिसोसिएटिंग इनटू आयंस। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट हर वो कंपाउंड जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाए या पिघलने के बाद आयंस में टूट जाए, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। या तो वो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड हो सकते हैं या वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं। अब फराडे साहब यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्लास 11th में पढ़ाया भी था मैंने, ये आयोनिक इक्विलिब्रियम यहीं से स्टार्ट हो रहा था। तो फराडे क्लासिफाइज इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू टू टाइप्स। अरे भैया कितनी बार बता चुके हैं आप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट टू लास्ट क्लास में इतनी बार आपने बता दिया, फर्स्ट चैप्टर में बता दिया, 11th में बता दिया, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग और वीक क्या होते हैं? एक फास्टर रिकैप, बार बार नहीं बताना, एक फास्टर रिकैप आपको दूंगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पूरी तरीके से आयंस में टूट जाते हैं एक्वस और मोल्टन स्टेट में। वीक इलेक्ट्रोलाइट बार बार पढ़ा चुका हूं, जो कि पार्शियली डिसोसिएट करते हैं आयंस में इन एक्वस एंड मोल्टन स्टेट। यानी कि अगर मैं यहां पर इसके 100 पार्टिकल्स लेता हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, और उसको अगर मैं पानी में डालता हूं या मैं पिघला देता हूं, तो 100 के 100 मेरे को क्या करेंगे, कटायंस एंड अनायंस में टूटे हुए मिलेंगे। अगर मैं 100 NaCl के फॉर्मुला यूनिट्स को पानी में डालता हूं, तो यहां पे 100 के 100 ही टूट जाएंगे Na1+ और Cl1- में, कंप्लीट डिसोसिएशन। लेकिन यहां पे पार्शियल डिसोसिएशन है। मान लो 100 मॉलिक्यूल्स मैंने CH3COOH के लिए, तो 100 में से सिर्फ 50 ही मुझे आयंस दे रहे होंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहां पे सिर्फ आयंस होते हैं, यहां पे आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों होते हैं। जैसे यहां पे आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों होंगे।
सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस और सॉल्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सारे वीक एसिड्स और वीक बेसिस वीक इलेक्ट्रोलाइट है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनका 1 होता है, पढ़ा चुका हूं, इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0 से 1 के बीच में होता है। सुनील भैया, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 कब हो सकता है? जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं। ऑसवर्ल्ड साहब का डाइल्यूशन लॉ ये कहता है अगर आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दो तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 हो जाता है। एग्जाम्पल्स KCl, HCl, MgSO4, CS3COOH, NH4OH, ये सारे के सारे इनके एग्जाम्पल्स होंगे। अब इनमें कुछ भी नया नहीं है, ऐसा कोई बच्चा नहीं कहेगा कि भैया ये नहीं समझ में आया। बेटा, मेरे राजा, मेरी रानी बेटी, ये बेसिक्स हैं। मैंने आपके रिकैप करवाए सिर्फ बेसिक्स, ताकि आपको कोई भी टर्म ऐसी ना लगेगा और बाप रे आदमी कई बोल रहे हो, आभार मार तो ऊपर से जा रही हो भाई साहब। ये सारी बातें तुमको रिलेटेबल लगे, इसीलिए ये सारी चीजें मैंने बताई। अब एक बार आए भैया का स्पैम मार दो कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं डायरेक्ट पढ़ा सकता था, नहीं पढ़ाया, रीजन बीइंग आपको रिलेटेबल लगना चाहिए टॉपिक। ठीक है, चलो अब बेसिक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, क्लास 10th केमिस्ट्री, चैप्टर का नाम भी बता देता हूं, बाद में कोई बच्चा गुस्सा ना कर जाए कहां से पढ़ा दिया। क्लास 10th में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है, जाके देखना। जो बात कहूंगा एग्जैक्ट क्लास 10th किताब के अंदर लिखी हुई है। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी फॉरेन या फ्यूचर साइंस पढ़ा रहा हूं, नहीं, जो तुम पढ़ के आए हो उसी बात को रिपीट करूंगा, कुछ बड़ी बात नहीं बताऊंगा। अब इसको करने के लिए एक छोटी सी चीज यहां पर आपको समझनी पड़ेगी, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोलिसिस में एक चीज उल्टी होती है। क्या उल्टी होती है वो मैं आपको बताता हूं। आपको थोड़ा अभी केमिस्ट्री पे गुस्सा आएगा, पर आप गुस्सा मत करना, मैं आपको हर एक चीज का लॉजिक दूंगा और ट्रिक दूंगा। पहले लॉजिक देता हूं, पहले एक लॉजिक देता हूं। सबसे पहले लॉजिक ओपी करेंगे। बच्चों को लॉजिक नहीं मिलता तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, सबसे पहले लॉजिक ओपी करते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस सबसे पहले जिस सेल के अंदर होता है, यानी मान लो कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है ना, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पहली छोटी सी बात याद हुई क्या? अपने दिमाग में बिठाओ, जिस भी पर्टिकुलर सेल में इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा होगा उससे इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहेंगे। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसके बाद इसके अंदर यहां पर मैं मान लेता हूं कि मेरे पास क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। बिल्कुल बेसिक सी बात, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये इलेक्ट्रोलाइट है। दो बेसिक बातें समझ में आई जी। अब मेरे राजा थोड़ा आपको गुस्सा आएगा, पर गुस्सा मत करना, मैं लॉजिक दूंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए मेरे पास एक मेटल की इलेक्ट्रोड है, ये मान लीजिए मेरे पास दूसरी मेटल की इलेक्ट्रोड है, और यहां से मैंने इनको कनेक्ट किया हुआ है डीसी पावर सोर्स से। एसी मत लगाना, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, एसी मत लगाना, डीसी लगाना, और मैं अभी इसको और भी समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि सुनील भैया ने डीसी पावर सोर्स क्यों बोला। यहां पर डीसी यानी डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई या पावर सोर्स होना चाहिए। ठीक है बेटा जी। अब मेरे राजा ये मान लो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये मान लो नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये वाली जो मेटल की इलेक्ट्रोड है पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अभी सिर्फ मेरी कहानी सुनना, तुमको कहानी से प्यार ना हो जाए तो मुझे कहना। ये सबसे पहले हमारे पास जो सेल जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जिसको हमने यहां पर घोला है, वो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट है। दो मेटल की रॉड्स हैं, यहां पर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स भी यूज की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ग्रेफाइट और प्लेटिनम जैसे हमने बात करी थी, है ना। हाँ, तो मैं मान के चलता हूं कि यहां पर मेरे पास जो इलेक्ट्रोड्स है वो मेटल की भी हो सकती है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स ग्रेफाइट और प्लेटिनम भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लगी हुई है, ये डीसी पावर सोर्स से कनेक्टेड है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है सुनील भैया। अब यहां पर हमारे पास एक कटायन है, मान लीजिए जिसके ऊपर चार्ज है प्लस का, है ना। इधर लिख लेते हैं अनायन और इधर लिख लेते हैं कटायन। अब मेरे राजा बेटा, आप मुझे एक छोटी सी बात अपना दिमाग लगा के बताना, मैं रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको लॉजिक दूंगा, आंसर आप खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओगे।
डीसी पावर सोर्स अगर मैंने लगाया तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव। सबसे पहला एडवांटेज डीसी पावर सोर्स लगाने का ये होता है कि अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव तो हमेशा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ही रहेगा। अगर मान लो अगर तुम एसी लगाते तो ये मान लो पॉजिटिव या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, एसी लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव बार बार पोलैरिटी चेंज होती है, इसीलिए इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो पाता। अभी मैं बताऊंगा ये और चीज सुनना। डीसी में क्या है, अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ही रहेगा, ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव रहेगी, ये नेगेटिव रहेगी हमेशा। लेकिन भैया एसी होता तो राजा ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, एसी होता तो क्या होता, अब ये वाली इलेक्ट्रोड पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, बार बार पोलैरिटी इलेक्ट्रोड्स की चेंज होती है, समझ गए। हाँ, अभी पोलैरिटी चेंज होने से क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, पर आपको पहले एक बेसिक एसेंस में दे दूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने पेन का फेंक दिया भाई, अरे पेन कहां चला गया भैया, अरे पेन कहां गया, पेन कूदने के चक्कर में पेन गुम गया हमारा, पेन कहां गया भैया, अरे ये रहा नोटी बॉय। चलो अब देखो मेरे राजा, देखो मेरे राजा, अनायन यहां बैठा है और कटायन यहां बैठा है। ये मान लो सुनील भैया और सुंदर कन्या है, तो पापा ने ब्रेकअप कराने के लिए हमको क्या बोला, हम बोल रहे थे पापा को कि पापा शादी करो, पापा शादी करो, पापा शादी करो, पापा शादी करो। पापा ने कहा अच्छा चलो एक काम करो, शादी करवा देंगे तुम्हारी। हमने कहा पक्का पक्का, पापा ने कहा हाँ पक्का पक्का। पापा ने कहा एक काम करो, एक जगह मैं बुला रहा हूं वहां पे आ जाओ चुपचाप। हमने कहा ठीक है, कहां आना है। पापा ने कहा जगह का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फटाफट आ जाओ तुम दोनों। हमने कहा वाह क्या बात है। तो जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम आए तो पापा ने कहा यहां पे पानी है, पानी के अंदर कूद जाओ, बढ़िया तुम्हारी शादी वादी करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ही सुंदर कन्या और मैं पानी में कूदे तो हम डिसोसिएट हो गए कटायन अनायन में, पर अभी भी हमको पता है कि हम साथ में हैं। पापा का प्लान अलग है, पापा ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमको बुला के पानी के अंदर डिसॉल्व करा के डिसोसिएट करवाया। अभी भी हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब पापा का प्लान क्या है, पापा ने यहां लगाई एक मेटल की इलेक्ट्रोड, यहां पे लगाई दूसरी मेटल की इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या हुआ, सुनील भैया चाहते ना चाहते हुए भी इधर जा रहे, अरे मैं दूर जा रहा हूं सुंदर कन्या तुमसे, मैं दूर जा रहा हूं। सुंदर कन्या ऐसे बोल रही है, अरे मैं आपसे दूर जा रही हूं, मैं आपसे दूर जा रही हूं। मैं इधर चला गया, ये इधर चली गई, ढिसकिया हूं इधर, मैं इधर ढिसकिया हूं, है ना। अब जैसे ही मैं इधर गया, आबार मेरे को इधर बुलाने के बाद ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहा हाँ जी भैया क्या हालचाल तुम्हारे। हमने कहा बहुत बढ़िया हालचाल है भैया, ब्रेकअप हो गया हमारा। कहते हमने सुना आपके पास ये नेगेटिव चार्ज है। पापा मेरा खुमार उतार रहे ना, प्यार उतार रहे मेरे पापा, कह रहे बेटा प्यार हटाओ और इलेक्ट्रॉन दो, जल्दी करो बेटा, जल्दी इलेक्ट्रॉन दो, जल्दी इलेक्ट्रॉन दो बेटा जल्दी। ठीक है, या आप मान सकते हैं ये सुंदर कन्या है, ये मैं हूं। तो मेरे पापा ने बोला कि हाँ ये गिफ्ट दिया था तुमको, हाँ ये गिफ्ट दिया था, ये गिफ्ट वापस करो। ये गिफ्ट वापस कर दिया, ये गिफ्ट दिया था मैंने इलेक्ट्रॉन। पापा ने कहा नहीं ये गिफ्ट वापस करो तुम। ये सुंदर कन्या, ये गिफ्ट जो मेरा था वो गिफ्ट वापस आ रहा है इधर से, टी इधर आया गिफ्ट। मैं इधर से आया C+। पापा ने कहा बेटा अपना गिफ्ट वापस ले लो, C बन जाओ। समझ गए, ये बड़ा ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दी, समझे। यहां पे ये आयंस ने क्या किया, अनायन गया इस वाले इलेक्ट्रोड पे और उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ठीक है ना। यानी इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यानी कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड थी वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और यहां पर हुआ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड, है ना। अब सुनील मेरे प्यारे बड़े भैया, एक पे हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पे हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है तो मेरे दिमाग में एक घंटी बजती है सुनील भैया, और वो घंटी मुझे बजते बजते ये कहती है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एनोड पे होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
है ना, और एनोड पे ही होता है ना ऑक्सीडेशन। सीधी सी बात है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। और मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन हमेशा कहां पे होता है, एनोड पे होता है। तो यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड वो मेटल का इलेक्ट्रोड होगा या ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होगा जो कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ पावर सोर्स से कनेक्टेड हो। और मेरे राजा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, सुनील भैया ने हमें सिखाया था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब रिडक्शन होता है, और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होती है। तो यहां पर जो कैथोड है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने बताया था LOAN, यानी कि लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। लेकिन यहां पर वो ट्रिक काम नहीं करेगी क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। लॉजिक लगा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। याद रखिएगा, वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हम चर्चा कर रहे थे वो बेसिकली गैल्वेनिक सेल था या डैनियल सेल था। लेकिन यहां पर जिस सेल की हम चर्चा कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अगर आप देखेंगे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एनोड पे ही होता है, जो कि वहां पर भी हो रहा था। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन यानी कैथोड पे होता है। सिर्फ पोलैरिटी का डिफरेंस है, यहां पे एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। वहां पे एनोड नेगेटिव थी और कैथोड पॉजिटिव थी। छोटी छोटी बातें समझा पा रहा हूं जी, समझा पा रहे हो। अब एसी क्यों नहीं यूज करते हैं, एसी क्यों नहीं यूज करते हैं, वाई एसी पावर इज नॉट यूज्ड, बताइए वाई एसी पावर इज नॉट यूज्ड, वाई एसी पावर इज नॉट यूज्ड सुनील भैया। अरे पोलैरिटी बार बार चेंज होगी, अनायन और कटायन ही कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए मेरे पिताजी ने बोला है कि मेरा ब्रेकअप करवाना है ना। अब ध्यान से देखिए आप, ध्यान से देखिएगा आप, ये सेल को ध्यान से देखिएगा आप। इधर ये रहा आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, और मान लीजिए ये आपके पास इलेक्ट्रोड्स हैं। पूरी बात को ध्यान से सुनना तो तुम्हें समझ में आएगा, है ना। और ये मान लो तुम्हारे पास क्या है, एसी पावर सोर्स है, एसी पावर सोर्स है। और यहां पर हमारे पास होता फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइट होता। तो मेरे दोस्तों यहां पे आयंस क्या होते, एक होता है ए माइनस और ये मान लो सी प्लस। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। अब यहां पर कोई पोलैरिटी फिक्स हो पाती क्या है, यहां पर मान लो इसने बोला मैं नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये जैसे ही यहां पे जाने लगेगा इतनी देर में पोलैरिटी स्विच हो जाएगी। आप दिमाग लगा पा रहे हो। एसी के साथ प्रॉब्लम क्या है, एसी ऐसे 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 चलता है ना, पोलैरिटी बार बार चेंज होती है। समझ में आ रही है बात। अरे भाई ये ऐसे चलता है ना, ये यूं चलता है, यूं डीसी यूं चल रहा है। आप समझो पोलैरिटी के कारण यहां पर प्रॉब्लम है। यहां पर मान लो इनिशियली क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। एसी पावर सोर्स है, जैसे ही इधर जाने लगेंगे उतनी देर में क्या हो जाएगा, यहां पे ये स्विच हो जाएगा। यहां पे क्या स्विच हो जाएगा, ये स्विच हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये उधर जाने वाला था, रुक जाएगा क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो गई। फिर ये इधर जाएगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा, इतनी देर में फिर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो यहां पे आयंस कभी भी आपके जा ही नहीं पाएंगे, मतलब उनकी इलेक्ट्रोलिसिस कभी हो ही नहीं पाएगी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात। ये बार बार पोलैरिटी स्विच करता रहेगा, कभी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो बार बार क्या होगा, पोलैरिटी स्विच होगी। पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोड्स विल कंटिन्यूअसली चेंज, पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोड्स will continuously switch। इसकी वजह से एसी पावर को यूज ही नहीं करते, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली स्विच करती रहेगी, नो इलेक्ट्रोलिसिस। पॉइंट आपको लॉजिक समझ में आया या नहीं आया, मुझे ये बताइए। आपको यहां पर लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहला सवाल आपको मैं पूरा रिकैप देता हूं। जहां पर आपका इलेक्ट्रोलिसिस होता है उस पर्टिकुलर जगह को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट को डाला है, वो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग हैं, यहां पे पानी डाला हुआ था, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, हम है, सोडियम और क्लोरीन।
हमारे पिताजी ने हमको कहा कि तुम्हारी शादी करा दूंगा, एक काम करो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आओ, वहां पे पानी है, पानी के अंदर कराऊंगा। हम लोग जैसे पानी के अंदर कूदे हम लोग डिसोसिएट हो गए। अब जैसे ही हम लोग डिसोसिएट हुए, उन्होंने यहां पे डीसी पावर सोर्स लगा रखा था, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था, ये नेगेटिव से, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गई मेटल की इलेक्ट्रोड। अब ये मान लो सुंदर कन्या, ये मान लो मैं हूं, ये खिंचते हुए इधर चली गई, ये मैं खिंचते हुए इधर चला गया। पापा ने चालाकी कर दी, पापा ने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, हम दोनों अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ खिंचते हुए चले गए। यहां पे पिताजी ने बोला कि हाँ भैया ये तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा गिफ्ट है ये किसने दिया है? बोले अंकल जी आपके बेटे ने दिया, वापस करो। ए प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, मैं इधर गया, ये इलेक्ट्रॉन पापा ने कहा वापस लो अपना गिफ्ट, पहले जैसे हो जाओ जीवन में। तो यहां पे क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, आपको जीवन में कैसे भी करना नहीं है कभी ऐसा ब्रेकअप हो जाए तो गिफ्ट ले दे रहे, नहीं, जो दे दिया वो दे दिया। ये मेरे को समझाने के लिए एक रैंडम एनालॉजी है तो मैंने आपको दे दी। पता चला हाँ भाई ब्रेकअप हुआ है, मैंने जो गिफ्ट दिए थे वापस दो, और तुमने तो गिफ्ट में कैडबरी दी थी, कोई बात नहीं वापस दो कैडबरी। ऐसे मत करना भैया, ये मजाक चल रहा है, मजाक की तरह लें इसको। हाँ, पता चला जिंदगी में अप्लाई करने लग गए आप, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। एक बार जो दे दिया वो सामने वाले का। ठीक, चलिए, तो यहां पर हमारे पास हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रहा है, यानी कि एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। समझ में आ गया? एनोड हमारी कौन सी इलेक्ट्रोड है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है, रिडक्शन कहां पे होता है? कैथोड पे होता है। यानी कि कैथोड जो हमारे पास है ये रही, उसके ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है? उसके ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और वो कौन सी पोलैरिटी पे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कैथोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज एनोड। समझ में आ गया जी? दूसरी बात, एसी पावर सोर्स क्यों नहीं यूज करते? अरे बार बार पोलैरिटी स्विच होती है, पॉजिटिव नेगेटिव है, ऐसे घूम जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, फिर घूम जाएगा ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव नेगेटिव, फिर घूम जाएगा ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव नेगेटिव। आयंस कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई जाना कहां है? पागल हो गया क्या तू? जब आयंस इधर उधर जा ही नहीं पाएंगे, मान लीजिए हम लोग जा ही नहीं पाएंगे उधर, तो हमारा ब्रेकअप ही नहीं होगा, तो हम लोग सक्सेसफुली क्या है? बाहर आ जाएंगे, हमारा ब्रेकअप नहीं होगा। समझ गए जी? चलिए, अब भैया इसको याद करने की ट्रिक बता दीजिए, हम लोग तो भूलते जा रहे हैं, हमको कोई ट्रिक बता दीजिए, एक ट्रिक। सुनील डांस क्लासेस, आइए, सुनील डांस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए, सुनील डांस क्लासेस में मेरे सारे प्यारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यहां पे हम करेंगे भंगड़ा। क्या करेंगे? हम करेंगे आज भंगड़ा। ठीक है, तो मेरे साथ 3, 2, 1 एंड हियर वी गो। क्या बोलेंगे? ऑयल रिग। क्या बोलेंगे? ऑयल। अब मेरे पैर तो आपको दिख नहीं होंगे। ऑयल रिग लेकर तुम भंगड़ा पाओ एनसीआर में। फिर से, ऑयल रिग लेकर तुम भंगड़ा पाओ एनसीआर में। करोगे मेरे साथ? करोगे? 3, 2, 1 स्टार्ट। ऑयल रिग लेकर तुम भंगड़ा पाओ एनसीआर में। ठीक है, तो ऑयल रिग लेकर तुम भंगड़ा पाओ एनसीआर में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ट्रिक है। कैसे? देखो, ऑयल रिग लेकर तुम भंगड़ा पाओ एनसीआर में, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। अरे वाह, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। ऑयल रिग लेकर तुम भंगड़ा पाओ एनसीआर में, ऑयल रिग लेकर तुम भंगड़ा पाओ एनसीआर में। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा? पॉजिटिव एनोड पे ऑक्सीडेशन, और ये एन से नेगेटिव, सी से कैथोड, आर से रिडक्शन। काम खत्म। क्लियर? क्लियर?
ऑयल रिग लेकर तुम भंगड़ा पाओ एनसीआर में, ऑयल रिग लेकर तुम भंगड़ा पाओ एनसीआर में, ऑयल रिग लेकर तुम भंगड़ा पाओ एनसीआर में, ऑयल रिग लेकर तुम भंगड़ा पाओ एनसीआर में। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज gain of electrons, reduction is gain of electrons, positive anode oxidation, positive anode oxidation, negative cathode reduction, negative cathode reduction। याद हुआ? जल्दी बताओ। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव एनोड पे ऑक्सीडेशन, नेगेटिव कैथोड पे रिडक्शन। क्लियर? क्लियर गाइस? Everyone in the house, सुनील भैया in the house। 3, 2, 1, 3, 2, 1, beat। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऑयल ऑयल ऑयल, बोलो भैया। ऑयल लेकर तुम भंगड़ा पाओ एनसीआर में। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव एनोड पर ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव एनोड पे ऑक्सीडेशन, नेगेटिव कैथोड पे रिडक्शन, नेगेटिव कैथोड पे रिडक्शन। ठीक है? बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं क्या? बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव कहां से है, कुछ याद नहीं रखना, ये याद रखना है ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड पे होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कैथोड पे होगा। ये पोलैरिटी जो है आपकी गैल्वेनिक सेल की और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अलग अलग होती है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, आभार, मजो आ गयो। तो ये चीज का द पावर सोर्स फॉर इलेक्ट्रोलिसिस टू हैपन शुड ऑलवेज बी डीसी। बार बार आप ये चीज पूछ रहे थे, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था, एक और बार अभी पढ़ा रहा हूं। जब हम लोग सेल कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं तो वहां पर भी मैंने ये चीज बताई थी कि हमारे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज में पावर सोर्स होगा दैट शुड नॉट बी डीसी बट दैट शुड बी एसी। और वहां पे हम डीसी क्यों लगा रहे थे? क्योंकि हम हमारे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस नहीं चाहते थे। याद आ रहा है? कंसेप्ट रिकैप हो रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर जब हम अननोन रेजिस्टेंस के अंदर कंडक्टिविटी सेल को कनेक्ट करके इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, वहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज में जो पावर सोर्स है दैट शुड बी डीसी, सॉरी दैट शुड बी एसी नॉट डीसी। वहां पे एसी लगाते हैं, डीसी नहीं लगाते, क्योंकि डीसी लगाएंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस होने लग जाएगा, एसी लगाएंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा। तो यहां पे द पावर सोर्स फॉर इलेक्ट्रोलिसिस शुड ऑलवेज बी डीसी। यस यस यस, बिल्कुल सही। तो वहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज का जो पावर सोर्स है, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो पावर सोर्स है दैट शुड बी एसी नॉट डीसी। डीसी होगा तो इलेक्ट्रोलाइट का आपका इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगा, एसी होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा। यस, समझ में आया? ये देखो वाई एसी पावर इज नॉट यूज, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता। तो वहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोग जो यूज कर रहे थे दैट वाज एसी पावर नॉट डीसी पावर। तो इसके बारे में मैंने आपको समझाया, वैसे स्लाइड 17 पे समझाया और एक्सप्लेनेशन ऑन स्लाइड 17 एज वेल। इसका एक्सप्लेनेशन स्लाइड 17 पर भी है और इसकी थ्योरी मैंने यहां पर भी आपको दे रखी है, जिसको आप यहां पे देख सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस रिक्वायर्स अ डायरेक्ट करंट सोर्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स कांस्टेंट पोलैरिटी टू इलेक्ट्रोड्स। अगर आप डीसी पावर सोर्स यूज करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। कांस्टेंट पोलैरिटी यहां पर इलेक्ट्रोड्स की रहेगी, अलाउइंग आयंस टू मूव इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। पॉइंट ये है, अगर आपकी पोलैरिटी फिक्स रहेगी तो आयंस इजीली एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। बट पॉइंट ये है, एसी को हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ये बार बार इलेक्ट्रोड्स की पोलैरिटी को चेंज करता है, प्रिवेंट द प्रॉपर डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस एट द इलेक्ट्रोड्स। पॉइंट ये है, इसकी पोलैरिटी बार बार स्विच करती रहती है, आयंस की डिपोजिशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, एंड दैट्स व्हाई हम इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रोलिसिस क्लास 10th का एक बार हम समझ के देखते हैं। तो क्लास 10th में आपको यह वाला एक तरीका बताया जाता है जहां पर आपको बताया जाता है कि जो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, है ना, तो उनके लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज करते हैं। कौन सा मेथड? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इट इज यूज्ड फॉर ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स
ऑफ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का जो बेसिकली प्रोसेस है वो यूज किया जाता है फॉर ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम टू गेट प्योर मेटल। अगर आपको क्लास 10th का मेटलर्जी थोड़ा भी याद है तो आपको मेरी बात यहां पे ये समझ में आ रही होगी कि वहां पर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ NaCl। अब ये बेसिकली क्या होता है, किसके लिए यूज किया जाता है? तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन एक तरीके का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन एक तरीके का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है जो कब यूज किया जाता है? जब आपके पास ऑक्साइड्स हो, क्लोराइड्स हो, या तो पोटेशियम के, या तो सोडियम के, या तो कैल्शियम के, या तो मैग्नीशियम के, या तो एल्यूमिनियम के, यानी काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स के अगर ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स होते हैं तो वहां पर हम लोग नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट से इनको रिड्यूस नहीं कराते, बिजली के झटके देके हम इनको रिड्यूस करवाते हैं एंड वी गेट द प्योर मेटल। यानी कि अगर मुझे प्योर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम चाहिए इनके क्लोराइड से, ऑक्साइड से, तो मैं इस मेथड का इस्तेमाल करता हूं। अब इस मेथड में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले ध्यान से सुनते जाइएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले हमारे पास यहां पर एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, ध्यान से सुनना, आपका प्रोसेस का रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, फॉर एग्जांपल NaCl की मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है मेरे पास, डन। यहां पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मैं मोल्टन NaCl ले रहा हूं। याद रखिएगा, अगर आप एक्वस NaCl ले लेंगे तो ये क्लोर एल्कली प्रोसेस हो जाएगा, यहां पे आपको सोडियम मेटल तो प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको कोई भी मेटल ऑब्टेन करना है, या तो उनकी ऑक्साइड से या तो उनकी क्लोराइड से, तो हमेशा उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट को पिघले हुए फॉर्मेट में ही लेना है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हमारे पास जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है पिघला हुआ NaCl। बहुत अच्छी बात है सुनील भैया। यहां पर हमारे पास दो मेटल की इलेक्ट्रोड्स है जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है, या तो वो ग्रेफाइट के हो सकते हैं या प्लेटिनम के। अब बेटा मुझे एक बात बताइए, इनर्ट का मतलब क्या है? इनर्ट का मतलब यह है कि यहां पर ये सिर्फ एक ऐसा सरफेस बनेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के काम में आते हैं। ये ऐसे इलेक्ट्रोड्स नहीं है जो कि यहां पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे कि भैया यहां से ये गल रहा है और ये सोल्यूशन में कूदता जा रहा है, यहां पे ये मोटा होता जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये यहां पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये सिर्फ एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए। इनको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। तो क्या बोला मैंने? सबसे पहला मेरे पास यहां पर एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होगा। इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास क्या है? मेरा पिघला हुआ NaCl मेरा इलेक्ट्रोलाइट है। बहुत बढ़िया। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है मेरे पास, उन इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को यहां पर मैंने एक DC पावर से कनेक्ट कर रखा है, और DC पावर का ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उससे ये वाला टर्मिनल कनेक्टेड है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया है, दिस इज आवर एनोड, और ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो दिस विल बिहेव एज कैथोड। छोटी छोटी बात है सुनील भी, आपने बहुत अच्छे से हमें बता दिया, वेरी गुड। अब यहां पर हमको ये पता है कि इस पे देखिए कौन सा चार्ज आएगा और इस पे कौन सा चार्ज आएगा। ऑब्वियसली इस पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव 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 नेगेटिव। क्लियर है? अब आयंस यहां पे कौन से होंगे? सुनील भैया आपने हमको पढ़ाया है कि सोडियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरीके से अपने आयंस में टूट जाता है। तो यहां पर हमारे पास क्या होंगे, Na1+ एंड Cl1- के आयंस होंगे, चारों तरफ ऐसे फैले हुए हैं, है ना। इधर भी हो सकता है Na1+, इधर हो सकता है Cl1-, ऐसे चारों तरफ आयंस फैले हुए। तो हमने यहां पर मोल्टन या फिर फ्यूज्ड NaCl लिया है। कभी भी कोई चीज पिघली हुई स्टेट में है तो आप मोल्टन या फिर फ्यूज्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मोल्टन या फिर जो फ्यूज्ड NaCl है बेटा, वो हमारा यहां पर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यानी यहां पर हमारे पास जो NaCl है वो पिघली हुई स्टेट में है, सो वी कॉल दिस एज द मोल्टन या फिर फ्यूज्ड NaCl, और ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आप सभी को पता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पूरी तरीके से आयंस में टूट जाता है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल रहा हूं। तो यहां पे पिघला हुआ NaCl मेरे पास है। पिघला हुआ NaCl जो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, पूरी तरीके से आयंस में टूट जाता है। इलेक्ट्रोड जो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट या फिर प्लेटिनम के यूज कर रहा हूं। ठीक, बहुत अच्छी बात है। मैं मानता हूं कि यहां पे मैंने मेरे DC पावर को ऑन कर दिया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल।
अब इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होना चालू होगा। होता क्या है, यहां से नेगेटिवली चार्ज आयंस बोलेंगे कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, हम इसकी तरफ जा रहे हैं, और ये बोलेगा कि मैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा हूं, है ना जी, बहुत बढ़िया। तो ये अनायन यहां पर गया, अनायन बोलेगा कि देखो भैया मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मैं उसको लूज करके क्या बना दूंगा, एक अकेला क्लोरीन, ये इकलौता क्लोरीन अकेला क्लोरीन है, इसको बोलते हैं बेसिकली नेसेंट क्लोरीन। क्या बोलते हैं, नेसेंट क्लोरीन। केमिस्ट्री में अगर आपको ये ऐसे दिख जाए तो आप इसको बोलोगे नेसेंट क्लोरीन। पॉइंट ये है कि नेसेंट क्लोरीन की स्पीशी यहां पे बन गई है ना। ऐसे ही दूसरा भी हमारे पास मान लीजिए क्लोराइड का अनायन होगा, और वो भी माइग्रेट करके यहां जाएगा, और वो भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। छोटी छोटी बातें हैं, समझदार बच्चे हम तो समझ में आ रहा है कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये बनाएगा Cl और साथ में निकलेगा इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स ये यहां पे लूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से देखिए ट्रैवल करते हुए इधर जाएंगे, इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक। पॉइंट यहां पर ये है कि ये क्या बनाएंगे, अब देखिए पॉइंट यहां पर क्या है कि ये क्या बनाएंगे, ये नेसेंट क्लोरीन जो होता है काफी रिएक्टिव होता है, वेरी हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, मतलब कि ये इस फॉर्मेट में कभी भी स्टेबल होता ही नहीं है। ये बोलता है कि मैं ऐसे नहीं रह सकता, मुझे कंबाइन होना है। तो ये दोनों क्लोरीन आपस में बात करके बना लेते हैं Cl2, और यहां पे निकलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओवरऑल रिएक्शन लिख रहा हूं, और ये हो जाएगा 2Cl1-। तो ये दोनों अगर आपस में रिएक्ट करके Cl2 बनाते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, 2Cl1- विल गिव Cl2 प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी यहां पर मुझे एक छोटी सी बात समझ में आ रही है कि यहां पर क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। क्या निकलेगी, क्लोरीन गैस निकलेगी, यहां पे निकलेगी क्लोरीन गैस। सुनील भैया बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, यहां पे क्लोरीन गैस निकलेगी एनोड पे। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रेवल करके इधर जा रहे हैं हमारे पास, यहां पर हमारे पास कैथोड है, कैथोड के ऊपर बेसिकली क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला एनोड था, एनोड पे ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो यहां पे सोडियम का कटायन जाएगा, वो कहेगा भाई मेरे को तो एक इलेक्ट्रॉन से मतलब है, मैं वो लूंगा और मैं अपना सोडियम मेटल का निर्माण कर दूंगा, ठीक है। तो वो यहां से जाएगा, इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। जो इलेक्ट्रॉन यहां पे क्लोराइड के आयन ने लूज करे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रेवल करके इधर आ रहे हैं, ये यहां से जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा और क्या करेगा, सोडियम मेटल का निर्माण करेगा। यानी यहां पे धीरे धीरे सोडियम मेटल डिपॉजिट होता जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के दौरान हमको यहां पे सोडियम मिलता जा रहा है। यही तो इंटेंट था कि अगर आपके पास ऑक्साइड एंड क्लोराइड ऑफ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है तो इसके माध्यम से प्योर मेटल मिल जाए। यहां पे प्योर मेटल मिल रहा है आपको, यही इंटेंट था, हो गया। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। समझ में आ गया राजा बेटा, ये क्लियर है मेरे राजा बेटा, ये क्लियर है बात जी। एक बार आए भैया लगा दो कि सुनील भैया ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ये हमने क्लास 10th में पढ़ा है। क्लियर है, मिल गया तुम्हें फ्रेंड उदय? नहीं, उदय को नहीं मिला, नहीं मिला उदय को, तुम दिलाओ। एक काम करो बेटा, उदय को दोस्त दिला दो। साइड बिजनेस बढ़िया है दोस्ती कराने का है। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारा भी कोई दोस्त नहीं है, आओ मैं तुम्हारी दोस्ती करा दूं। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोर्ड के अंदर पेपर में यह सवाल पूछा जाएगा, बताइए आपने कितने बच्चों की दोस्ती कराई और कौन कौन से बच्चे की दोस्ती कराई? बताओ फिर उदय की दोस्ती किसने कराई थी, है ना? उदय की दोस्ती तो मैंने कराई थी सर, मैंने उदय की दोस्ती मैंने कराई थी। हाँ मैंने तो कराई थी उदय की दोस्ती, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। ये फ्री सर्विस है या आप इसके पैसे लेते हैं दोस्ती कराने के? है कि इसकी दोस्ती उससे कराऊं, फ्री में कराऊं कि पैसे लेके कराऊं? बताइए मेरा दोस्त, हमारी भी मदद कीजिए। पढ़ ले मेरे राजा, नहीं तो बच जाएगा तेरा बाजा। क्यों कर रहा है ऐसे, है? अलग ही अलग, ये क्या किस्मत खराब वाली बात है। उससे पहले बहुत सारे लोगों ने इधर उधर की बातें की होगी, अब वो मैंने जैसी मुंडी घुमाई मेरे को दिख गया तो फंस गया। क्या करें आप, सॉरी ब्रो,
पर तू मेरा छोटा भाई है ना, पढ़ाई कर यार। और मैं सबको ये मैसेज दे रहा हूं, तुम यार क्यों कर रहे हो सब? ये सब काम नहीं आएगा जीवन में, क्यों कर रहे हो? इतना ज्ञान दे देता हूं, नहीं समझते यार। आज का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉ। क्लास के आखिरी में रुकना, बताता हूं कुछ मस्त बात, फिर तुमको समझ में आएगा। शायद तुम मेरे ब्रेकअप वाली कहानी तुमको याद नहीं है, याद करानी पड़ेगी। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चलो पहला लॉ बता देते हैं, फैराडेज साहब का पहला लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये क्या है ना, माइकल फैराडे साहब, अगर आपको क्लास 11th में याद आ रहा हो, कक्षा 11वीं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करते पहली क्लास में, इन भाई साहब की बात होती है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से पहले। वो फैराडे को अलग ही मजा आ रहे थे। फैराडे भी लाइक, अगर मान लीजिए मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसी को दूं, ये एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्ज दूं, तो मैं देखता हूं एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस में हुआ ना, अभी अपन ने देखा, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्ज अपन ने दिया, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है। सोडियम जैसे डिपॉजिट हो रहा था यहां पे। तो ये बोलने लगे कि यार यहां पर ये जो चीज हो रही है ना, ये एक फिक्स्ड नंबर में हो रही है। उसके बेसिस पे इन्होंने कुछ लॉज दे दिए कि मैं 1 कूलम चार्ज देता हूं, 1 ग्राम सब्सटेंस मान लो डिपॉजिट होता है, 2 कूलम देता हूं, 2 ग्राम डिपॉजिट होता है, 3 कूलम देता हूं, 3 ग्राम डिपॉजिट होता है। इस चीज पे दीवाने हो गए ये, इसके इन्होंने 2 लॉज दे दिए। अब वो 2 लॉज मैं आपको समझाता हूं। पहला लॉ क्या कहता है, बड़ी बेसिक सी बात, बड़ी सरल सी बात कहता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं कहता, बड़ी बच्चों जैसी बातें करता है। यह कहता है द मास m ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड। जैसे मान लीजिए यहां पर इसका कितना मास डिपॉजिट करेगा, या यहां पे कितनी गैस लिबरेट करेगी, यहां पर कितना सोडियम डिपॉजिट करेगा, या यहां पे कितनी क्लोरीन गैस निकलेगी, है ना, एक एग्जांपल के तौर पे लिया, तो कितना अमाउंट ऑफ मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिट करेगा या लिबरेट होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे राजा टू द इलेक्ट्रिक चार्ज Q दैट इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलना चाह रही है? ये बोल रहे हैं मेरे राजा, ये बोल रहे हैं मेरे राजा, ये मत कह देना ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा, ऐसे मत कह देना। ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये कह रहे हैं कि यहां पे जितना मात्रा में सब्सटेंस यहां पे चिपका है, ये यहां से ये कितना रिलीज हुआ है, ये डिपेंड करेगा कि अपन ने कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस इलेक्ट्रोलाइट से पास किया। जितना ज्यादा पास करेंगे उतना ज्यादा ये यहां पे चिपकेगा, उतना ज्यादा यहां पे रिलीज होगी। समझदारी वाली बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात तो करी नहीं। उन्होंने बोला ये सोडियम यहां पर जितना चिपक रहा है, अगर मैं ज्यादा चार्ज पास करूंगा तो ज्यादा सोडियम यहां पर स्टिक होगा, ज्यादा क्लोरीन निकलेगी। ये बात है पहला लॉ, सरल भाषा में। तो किसी भी चीज का जो मास डिपॉजिटेड है या जो लिबरेट हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, वो होता है Q। अब अगर इसको हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मुझे लाना पड़ेगा, दैट इज बेसिकली ZQ। ठीक है, अब मुझे पता है Q किसके बराबर होता है, Q इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास IT। क्या होता है राजा? Q इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास IT। इधर ही लिख देते हैं ताकि आपको ज्यादा रिलेटेबल लगे। नाउ वी नो Q इज इक्वल्स टू IT, तो यहां पे M इज इक्वल्स टू ZIT। हम जाते थे ट्यूशन पे, धीरज सर हैं भिलवाड़ा में, ठीक है, तो उनके यहां ट्यूशन पे जाते थे, ठीक है, तो हम बैठे थे, पढ़ाते थे सर, है ना। तो उन्होंने, हमारा एक दोस्त है, ठीक है, उसका नाम है ढेंचू चौधरी। उसका नाम एक्चुअल में तो तनिष्क था, हम उसको ढेंचू कहते थे। ढेंचू मतलब ढेंचू ढेंचू, मतलब ऐसा हरकतें वैसी थी उसकी। तो उससे सर ने क्या बोला, उससे सर ने बोला कि जो M का फॉर्मूला पूछा, बड़ी बेसिक सी बात पूछी भाई, फैराडेज का जो पहला लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है उसमें M का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है ना। क्या बोलना चाहिए था? ZIT। भाई को पता नहीं किसने, किसी दोस्त ने स्कूल में बताया कि M का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ZI थी। क्या क्या बोला, क्या बोला? ZI थी। वाह, इसलिए हम उसको ढेंचू कहते थे। तो ढेंचू ने याद क्या करा, M इज इक्वल्स टू ZI थी। वाह, उसके बाद मतलब पहले तो
उसने जैसे ही बोला सर जेड आई थी, तो सबको ना ऐसे लगा कि वो जेड आई टी बोल रहा है, पर हमें सुनाई दे रहा है जेड आई थी। ठीक है, तो ढेचू को सर ने बोला अरे तनिष्क एक बार और बोलना भाई, थोड़ा सही से सुनाई नहीं दिया। तो वो बोलता है जेड आई थी। वो इतना गधा है कि उसको रिपीट भी कर रहा है। सोचो उसके साथ ढेचू के बाद क्या हुआ, उसके बाद ढेचू के साथ क्या हुआ होगा। उसके बाद ढेचू को हमने लाइव क्लास में पिटते हुए देखा। पूरी क्लास शांत थी, वैसे गोला बना के बिठा के हमको पढ़ाते थे, और ढेचू हमें मार खा रहा है। हमको हंसी भी आ रही है और हमको डर भी लग रहा है। मतलब एक साथ दोनों सिचुएशन हो रही, तुम समझ रहे हो। मतलब ढेचू को जूते पड़ रहे तो हमको हंसी तो आएगी ना, हम हंसना चाहते लेकिन हम हंस नहीं सकते। और मैं बैठता था सर के जस्ट पास में, तो ऐसे कंधे पे हाथ रख के ऐसे, और भाई क्या है बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा हाँ सर बढ़िया चल रहा है। अब मैं हंसना चाहता हूं बहुत जोर से पर मैं हंस नहीं पा रहा हूं, क्योंकि उसके दो खींच के थप्पड़ पड़े है ना, उसे दो खींच के थप्पड़ पड़े, उसको पूरा कान लाल हो चुका है। मैं आज भी वो सीन इमेजिन करता था, मेरे चेहरे पे हंसी आती है, और यार ढेचू यार क्या है यार भाई, जेड आई थी। पर मैं अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा। ऐसा होता है ना कि सीरियस सिचुएशन है और आप बहुत हंसना चाहते हो, पर आप हंस नहीं सकते हो यार, क्योंकि आप हंसोगे तो या तो लोगों को ऑड फील होगा या आप मार खाओगे। तो मेरे साथ वो सिचुएशन हो रही थी, है ना। पर ठीक है, ये देखो ये आ गया आतिफ आया, आतिफ असलम आया मेरा भाई, कह रहा हेलो मुस्कान, बेटा तेरे चेहरे की मुस्कान चली जाएगी, मेरी बात समझ, तू पढ़ाई लिखाई कर, क्या कर रहा है जीवन में है। हेलो मुस्कान करता रहेगा चैट में, तू पढ़ाई लिखाई करना यार बेटा, क्या कर रहा है तू। मैं मस्ती तो मैं खुद ही करा देता हूं, तू अपनी अलग ही चैटिंग कर रहा है, मस्ती तो अपन खुद ही कर रहे हैं ना। हेलो मुस्कान क्या हाल है तुम्हारे, पढ़ाई कर लो, अरे पढ़ाई कर लो। एक तो आजकल मेरे को एक मुस्कान ड्रम वाली का मैसेज आता, पता नहीं किसने आईडी बनाई फेक, मुस्कान ड्रम वाली करके मेरे को मैसेज करती है वो। भाई ब्लॉक मार दिया अपन ने उसको। वो पहले लिखती है आपका एक फोटो मैं शादी के लिए भेज दूं, मैंने इग्नोर मारा। फिर बोलती है आप अपना बायोडाटा मुझे तुरंत भेजें, मुझे किसी को भेजना है। अपन को लगा क्या हो रहा भैया यार। फिर तीसरा मैसेज आ रहा है क्या आपको नीले कलर का ड्रम चाहिए। अपन को डर गया, डर अपन ने सीधा ब्लॉक मार दिया, हटाओ इसको। बाद में पता चला कि कोई उड़ान का छात्र है जो मजे ले रहा है, हमारे 10वीं क्लास का छात्र है जो मजे ले रहा है। हाँ वो नीला ड्रम वो बेच रही, कह रहे हो भैया आपको नीला ड्रम चाहिए, अपन ने सीधा ब्लॉक ही मार दिया। मैंने कहा स्टूडेंट है ही नहीं है तो स्पैमर है, हटा दिया उसको अपन ने इंस्टाग्राम से। मैंने जिए नहीं जीवन में भैया, ऐसे लोग जीवन में चाहे को नहीं भाई साहब। हमारा आशान कहीं बोल रहे हैं बांडो, वो कह रहा है आपको ड्रम चाहिए। अरे चैट कैसे अटक गई रे भैया, कहाँ अटकी दादा चैट, कोई कह रहा चैट अटक गई, कोई नहीं अटकी चैट, सही तो चल रही है चैट। चलो आ जाओ अभी फॉर्मूले में, जेड आई टी नहीं जेड आई टी, ठीक है। तो ये मास जितना भी आपका किसी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा या किसी कोई गैस का लिबरेशन होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि इलेक्ट्रोलाइट से पास होगा। अब अगर इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, दैट इज जेड। और उसके बाद ये जेड इंटू क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, तो जेड आई टी। अच्छा ये जेड क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको सरल भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अच्छा बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। अब सुनील मेरे प्यारे बड़े भैया, यहां पर ये Z जो होता है ये क्या होता है, ये जो Z होता है ये एक्चुअली में एक रेशियो होता है। ये रेशियो होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फराडेस कांस्टेंट का। क्या बोला मैंने, इक्विवेलेंट वेट अपॉन फराडेस कांस्टेंट, यानी कि E/F का रेशियो होता है। समझ में आया, छोटी सी बात मैंने बोली, कोई बड़ी बात नहीं बोली। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। वैसे 11th में बहुत सारे बच्चों ने मुझसे सीख लिया होगा, डिफेंस में अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं मैं सिखाऊंगा, ठीक। तो Z जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडेस कांस्टेंट, तो दैट इज E/F। अब फैराडेस कांस्टेंट क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। फैराडेस कांस्टेंट क्या होता है, चार्ज ऑन, मेरे राजा बेटा पढ़ा चुका हूं, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लगभग होता है 96,500 कूलम्ब पर मोल। क्लियर है राजा बेटा, क्लियर है। देखो
m is directly proportional to q, ये हटा तो equal to constant of proportionality, that is z, which is electrochemical equivalent times q. q is equals to it, तो हो जाएगा ZIT. ये electrochemical equivalent जो होता है equivalent weight by Faraday's constant यानी कि E by F होता है. F is Faraday's constant यानी कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, that is 96,500 कूलम पर मोल. ये हमारे पास F की वैल्यू है. E की वैल्यू आपको हर बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी. अब सुनील भैया E की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी यार, मैं तो प्यारा राजा बेटा हूं, मुझे तो आता ही नहीं है. अब ये कंसेप्ट यूजुअली 11th क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो नीट के लिए, जेई के लिए तो पढ़ाया जाता है. मैंने आपको बोर्ड्स के लिए पढ़ाया था तो इसलिए मैंने इक्विवेलेंट वेट उदय में नहीं पढ़ाया था, नहीं यूट्यूब पे पढ़ाया. मैंने डिफेंस में पढ़ाया था इसको, यूट्यूब पे भी डिटेल में डिफेंस के यूट्यूब चैनल पे है, ये मैंने पढ़ाया. ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस. देखो तुम्हारे कोर्स में इक्विवेलेंट वेट सिर्फ आयंस का काम आएगा. इक्विवेलेंट वेट हम लोग एलिमेंट का भी निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट हम लोग आयंस का निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट हम लोग एसिड्स का निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट हम लोग बेसिस का निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का भी निकालते हैं. बट आपके काम का नहीं है. सुनो, तुम्हारे काम का इक्विवेलेंट वेट कौन सा है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस. क्यों? क्योंकि मेरे राजा यहां पर इन्वॉल्व कौन है? आयंस इन्वॉल्व है. तो आपके कोर्स में जो अभी आपके काम आएगा वो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस. आपको सिर्फ उतना समझना है. मैं फिर कह रहा हूं, मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस बता रहा हूं. एटम, आयन, एसिड, बेस, सॉल्ट, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, इतने सारे चीजों का इक्विवेलेंट वेट निकलता है. आपके काम का क्या है? आयंस. अभी अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस कैसे निकालते हैं और ये क्या होता है? सबसे पहले निकालना कैसे आपको? इक्विवेलेंट वेट में सबसे पहले ऊपर आप क्या लिखेंगे? आयन का निकालने के लिए सबसे पहले आयन का मोलर मास लिखेंगे और नीचे उसका वैलेंसी फैक्टर लिखेंगे. सुनिए, किसी भी आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए ऊपर उसका मोलर मास और नीचे उसका वैलेंसी फैक्टर. वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? यहां पे जो भी आपके पास आयन है उसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर. ठीक है, तो पहले कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, फिर आपको डेफिनेशन से भी थोड़ी चीजें मैं बताऊंगा. मैं ज्यादा इसके डेप्थ में इसलिए नहीं लेके जा रहा, आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना आना चाहिए. तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन मेरे राजा बेटा क्या होता है? इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर. वैलेंसी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ आयन, हर केस में वैलेंसी फैक्टर अलग अलग होता है. एलिमेंट के लिए अलग होगा, आयन के लिए अलग होगा, एसिड्स के लिए अलग होगा, बेसिस के लिए अलग होगा, सॉल्ट्स के लिए अलग होगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए अलग होगा, सबके लिए अलग होगा. इसके लिए वैलेंसी फैक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ आयन, वो वैलेंसी फैक्टर होगा. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आयन है Al3+, Na1+, Cl1-, तो यहां पर मैग्नीट्यूड कितना है चार्ज का? यहां पर है 3, यहां पर है 1, यहां पर है 1, तो वैलेंसी फैक्टर जो हो जाएगा 3, 1 और 1. समझ में आया? Al3+, Na1+, Cl1-, इनके ऊपर ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये वैलेंसी फैक्टर बन जाएगा. इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा? एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है? Al3+ या Al, दोनों का मोलर मास सेम होगा. बताओ क्यों? अरे मेरे बेटा, एल्यूमिनियम और Al3+, ये जो कटायन है, इनका मोलर मास सेम ही होगा. बताओ क्यों? अरे यार ये कैसे बना होगा? इलेक्ट्रॉन के आने जाने से बना होगा और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो इसीलिए जो एल्यूमिनियम का वेट होगा वही एल्यूमिनियम 3+ का वजन होगा. ठीक है, एक एल्यूमिनियम के एटम का वजन होता है 27, तो एक मोल एल्यूमिनियम का वजन हो जाएगा 27 ग्राम पर मोल. ठीक है ना? क्या हो जाएगा? 27 ग्राम पर मोल. इसको कैसे लिखूं? इधर लिख देता हूं. एल्यूमिनियम का जो हमारे पास, इधर लिख देते हैं मोलर मास. ठीक है, ये मोलर मास हमने लिखा है ग्राम पर मोल में. तो एल्यूमिनियम का या Al3+ का जो मोलर मास हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा? 27. ऐसे ही Na1+ का कितना हो जाएगा? एक सोडियम के एटम का वजन कितना होता है राजा बेटा? 23 होता है, तो 23 ग्राम पर मोल ही आंसर आ जाएगा. Cl1- ये हो जाएगा 35.5. तो जो आपके न्यूट्रल एटम का वजन होता है वही आपके आयन का वजन होता है. कोई अंतर नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के आने जाने से वजन में कोई अंतर नहीं पड़ता ज्यादा. तो Al3+, Na1+, Cl1-, इनका मोलर मास क्या हो जाएगा? जो हमारे पास एक मोल एल्यूमिनियम का वजन होगा, एक मोल Na यानी सोडियम का वजन होगा, एक मोल क्लोरीन का वजन होगा, वही हमारे पास इनका वजन होगा. एक एल्यूमिनियम के एटम का वजन 27,
एक मोल एल्यूमिनियम के एटम का वजन 27 ग्राम पर मोल। एक मोल Al3+ का वजन 27 ग्राम पर मोल। सेम। एक सोडियम एटम का वजन 23। एक मोल सोडियम एटम की जब बात होगी तो 23 ग्राम पर मोल। एक मोल Na1+ की बात होगी तो 23 ग्राम पर मोल। एक क्लोरीन एटम की बात होगी तो 35.5। एक मोल क्लोरीन एटम की बात होगी तो 35.5 के आगे ग्राम पर मोल। और एक मोल Cl1- की बात होगी तो 35.5 ग्राम पर मोल। सेम आंसर होगा। तो यहां पे अब हमारा इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट होता है हमारे पास मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ठीक है ना? तो इक्विवेलेंट वेट भी हमारे पास किस में आएगा? ग्राम पर मोल में ही तो मेजर होगा। बताइए क्यों? राजा बेटा, ये मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर है, तो मोलर मास की यूनिट है ग्राम पर मोल। वैलेंसी फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए तो यहां पर अगर इक्विवेलेंट वेट हम लोग ई निकालते हैं तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 3। इसका आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 1 और इसका आ जाएगा 35.5 डिवाइडेड बाय 1। तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 23 और ये आ जाएगा 35.5। याद रखिए, आप चाहें तो यूनिट लगा सकते हैं सब जगह ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल, जब भी मोलर मास के बारे में लिखेंगे ग्राम पर मोल। इक्विवेलेंट वेट के बारे में लिखेंगे तो मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। वैलेंसी फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, तो जो मोलर मास की यूनिट होती है वही इक्विवेलेंट वेट की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। समझ में आ गया मेरी बात? ग्राम पर मोल ही आंसर आएगा। तो Al3+ 9 ग्राम पर मोल, Na1+ 23 ग्राम पर मोल, Cl1- 35.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट हमारे पास एक्चुअल में क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयन इज द मास ऑफ आयन इन ग्राम्स। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al3+, Na1+, Cl1-, it is actually the mass of ion in grams which will combine with or displace 1 mole of monovalent ions like H+ or electron that carry। मतलब ये कहना है चाहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 1 मोल H+ है या 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अगर इसको अपन को न्यूट्रलाइज करवाना है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल Al3+ है, तो Al3+ मान लो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने यहां पर मास ऑफ Al3+ की जरूरत पड़ेगी? 9 ग्राम पर मोल की जरूरत पड़ेगी। Na1+ है, ये अगर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलाइज करेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? 23 ग्राम पर मोल Na1+ की जरूरत पड़ेगी। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयन इज द मास ऑफ आयन इन ग्राम्स व्हिच विल कंबाइन विद और डिस्प्लेस 1 मोल ऑफ मोनोवेलेंट आयंस लाइक H+ और इलेक्ट्रॉन दैट इज कैरी और न्यूट्रलाइज 1 मोल ऑफ चार्ज। सिंपल बात है, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो कितना कटायन की हमें जरूरत पड़ेगी? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे 23 ग्राम पर मोल Na1+ की जरूरत पड़ेगी न्यूट्रलाइज करने के लिए। दैट इज इक्विवेलेंट वेट। साथ ही साथ अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास 1 मोल H+ है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे कितना Cl1- की जरूरत पड़ेगा? तो वो हो जाएगा 35.5 ग्राम पर मोल की जरूरत पड़ेगी। इक्विवेलेंट वेट निकालना कैसे है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन इज इक्वल टू मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या है? उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज वैलेंसी फैक्टर। जैसे Al3+, Na1+, Cl1-, तो ये जो 311 है ये इनके वैलेंसी फैक्टर्स हुए। अच्छा, मोलर मास कितना हो जाएगा Al3+ का? जो एल्यूमिनियम के एक एटम, जो एल्यूमिनियम का मोलर मास है वही Al3+ का मोलर मास होगा। एल्यूमिनियम का मोलर मास यानी कि 1 मोल एल्यूमिनियम का जो वजन होता है वो होता है 27 ग्राम पर मोल। 1 मोल सोडियम का वजन होता है 23 ग्राम पर मोल। 1 मोल क्लोरीन का वजन होता है 35.5 ग्राम पर मोल। तो ऐसे ही इनके एक एक मोल्स का वजन हो जाएगा 27 ग्राम पर मोल, 23 ग्राम पर मोल और 35.5 ग्राम पर मोल। जब इस अपन मोलर मास को इस वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो इनके इक्विवेलेंट वेट्स हमारे पास आ जाएंगे। क्लियर है बात? डन है बात? डन है बात? चलिए, बहुत बढ़िया। एक सवाल लगाइए, एक सवाल लगाइए फटाफट से। एक सवाल लगाइए, व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ, व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2+? ए, चलिए, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2+? जल्दी से बताओ फटाफट से मेरे को।
What is the equivalent weight of Mg2+? अगर मैं आपको बोलता हूं that you have to calculate the equivalent weight of Mg2+, तो आप मुझे कैसे बताएंगे कि इसका equivalent weight कितना होगा? जल्दी से मुझे बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए। फैराडेज लॉ को हम लोग एंड करने वाले हैं, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। What is the equivalent weight of Mg2+? What is the equivalent weight of Mg2+? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या बात है। What is the equivalent weight of Mg2+? Now, what is the equivalent weight of Mg2+? You have to tell me the answer. What is the equivalent weight of Mg2+? So the correct answer to this particular question is yes. That is B. Very good. बहुत बढ़िया। एंडी, अर्शल, आदर्श, डेक, कैडेट, सैयद, अरान, अनुष, आदि, आयुष, आशीष, विराज एंड अभय। तो यहां पर इस पर्टिकुलर सवाल के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब देखिए, अगर आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2+ निकालना है तो किसी भी आयन का जो इक्विवेलेंट वेट निकलता है, सुनील भैया, वो कैसे निकलता है मेरे राजा बेटा? अगर आपको इसको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो दैट इज इक्वल्स टू द मोलर मास, इसके मोलर मास के बराबर होगा। जो भी इसका मोलर मास हो जाएगा Mg2+ का, वो डिवाइडेड बाय द वैलेंसी फैक्टर। ठीक है बेटा जी सुनील भैया। अब देखो मेरे राजा, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? जो यहां पर मैग्नीट्यूड है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। एक मैग्नीशियम के एटम का वजन 24 होता है, तो 1 मोल मैग्नीशियम के एटम्स का वजन हो जाएगा 24 ग्राम, और 1 मोल Mg2+ का वजन भी हो जाएगा 24 ग्राम पर मोल। 24 ग्राम पर मोल दोनों ही केसेस में। ठीक है, एक मैग्नीशियम के एटम का वजन 24, 1 मोल मैग्नीशियम के एटम का वजन 24 ग्राम पर मोल, 1 मोल Mg2+ का वजन 24 ग्राम पर मोल। तो ये हो जाएगा 24 ग्राम पर मोल। ये इसको ग्राम पर मोल, इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती, तो ये कट के हो जाएगा कितना? 12। तो आंसर आ जाएगा 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 12 ग्राम पर मोल इज बेसिकली द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, ठीक है। आइए कुछ सवाल लगाते हैं, है ना? आइए कुछ सवाल लगाते हैं। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के सवाल सबसे पहले हम लोग लगाएंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और सवाल देता हूं, मजा आएगा आपको, है ना? एक और सवाल देता हूं, देखते कितने बच्चे करेंगे। व्हाट इज यूनिट ऑफ Z? यानी कि अगर मैं आपको बोलता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की, आप मुझे यूनिट बताइए, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? छोटा सा सवाल मैंने आपसे पूछा, कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट? सुनील भैया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडेज कांस्टेंट। इक्विवेलेंट वेट हमारे पास है ग्राम पर मोल में, फैराडेज कांस्टेंट होता है 96,500 कूलम पर मोल, तो ये होता है हमारे पास कूलम पर मोल में। तो ये हो जाएगा ग्राम पर मोल इंटू मोल बाय कूलम। मोल से मोल गया, ये हो जाएगा ग्राम पर कूलम। काम खत्म। समझ में आ गया क्या राजा बेटा? ये बात समझ में आई? नहीं, ग्राम पर मोल कैसे आ गया? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडेज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू ग्राम पर मोल है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मोल हो जाएगी ना। अरे बेटा, ये ग्राम पर मोल है, ये कूलम पर मोल है ना? तो यहां पर अगर आप इनके रेशियो को चेकआउट करते हैं तो ये रेशियोज हमारे पास क्या आएंगी? आएगा ना, तो ग्राम पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इससे आप इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो। देखो, मास इज इक्वल्स टू Z इंटू Q होता है। जैसे मान लो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप। देखो, तो इस मास की यूनिट ग्राम में आ रही है, तो देखो वेरीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा ग्राम पर कूलम। चार्ज की यूनिट हमारे पास कूलम होती है, कूलम से कूलम कटेगा तो मास की यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी? ग्राम आ जाएगी। मास की जो यहां पे यूनिट आएगी दैट विल बी इन ग्राम्स। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ऑल राइट, अब देखिए सीबीएसई ने ऐसे सवाल बहुत पूछता है।
हाउ मच चार्ज इन फराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Ag1 + 2 Ag। सवाल आपको यह बोल रहा है कि आपको कितना चार्ज इन फराडेज, आपको चार्ज को कैलकुलेट करना है फराडेज में। सो हाउ मच चार्ज इन फराडेज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Ag1 + 2 Ag। क्या बोल रहा है? Ag1+ का रिडक्शन कैसे होगा राजा बेटा? अगर ये Ag1+ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो मेरे राजा ये क्या बनता है? Ag बनता है ना जी। कोई मुझे यहां पे बता सकता है कितना यहां पर चार्ज फराडे में मुझे चाहिए, कितना चाहिए? अब देखिए, ऐसे सवालों को सॉल्व करने की सिंपल टेक्निक मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि यहां पर एक Ag का कटायन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक Ag बनाता है, ठीक है? तो इस चीज को इन मोलर लेवल, एक तो हो गया आयोनिक लेवल पे, ऑन मोलर लेवल यानी कि मोल्स के टर्म पे अगर हम बात करना चाहें तो मोलर लेवल पे बात करेंगे, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मोल्स बात करते हैं। एक Ag का कटायन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक Ag बनाता है। यही तो बोला इसने, रिडक्शन किया। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये बना। अगर मोलर लेवल पे मैं चर्चा करता हूं तो मेरा ये कहने का मतलब होगा कि एक मोल Ag1+, इसको अच्छा आप लिख कैसे सकते हैं? आप इसको ऐसे ही लिखिए, इसकी इंटरप्रिटेशन को आप लिख के दिखाएंगे सामने वाले को, ठीक है? अब ये मेरा तरीका है सवाल को सॉल्व करने का, आप जिस भी तरीके से करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो यहां पर मैं ये मानूंगा कि मोलर लेवल पे ये 1 मोल है मेरे पास, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है और इससे 1 मोल Ag बना। दिल से बताइए कि आपको समझ में आया? मैं ये बोलता हूं अगर एक Ag+ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एक Ag बनता है। इतने तो आप समझदार हैं। अगर इसी चीज को मोल्स के टर्म में बोलूं तो मैं ये बोलता हूं कि इसका 1 मोल, इसके 1 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इसका 1 मोल बनाएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 फराडे, और 1 फराडे होता है 96,500 कूलम पर मोल। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96,500 कूलम पर मोल, ये हो जाएगा। तो यानी कि हाउ मच चार्ज इन फराडे उसने आपसे पूछा है। फराडे का मतलब अगर उसने बोला है तो मोलर लेवल पे पूछ रहा होगा। फराडे के टर्म्स में चार्ज बताना है तो हमें पता है 96,500 कूलम पर मोल इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मोलर लेवल पे आपको बताना पड़ेगा। तो एक Ag1+ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक Ag बनाता है। मोलर लेवल पे अगर मैं बोलता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 मोल Ag1+ 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 1 मोल Ag बनाता है। तो कितना हो गया चार्ज? 1 फराडे हो गया। 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे ना इसने, 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनाया होगा 1 फराडे। अच्छा बताइए, इसके अंदर बताइए हाउ मच चार्ज इन फराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Zn2 + 2 Zn। ये सारे सीबीएसई ने प्रीवियस ईयर में पूछे, कोई भी ऐसा नहीं कि जो प्रीवियस ईयर में नहीं है, सब प्रीवियस ईयर वाले हैं। अब देखो, ठीक है, तो Zn2+ ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे कि Zn बनेगा? आप समझदार हैं। 2+ से 0 पे आ रहा है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे, है ना? यहां पे मान लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, यहां पे क्या है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक Zn बनाता है। एक Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक Zn बनाता है। 2+ से 0 पे आ रहा है, तो 2+ से 0 पे कब आएगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे। 2+ से 0 पे आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे ना भाई। तो एक Zn2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो एक Zn बना। अब इसी चीज को मोलर लेवल पे बात करनी, क्योंकि फराडे की बात कर रहा है वो, तो वो एक जिंक के कटायन की बात नहीं कर रहा होगा कि एक जिंक के कटायन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक जिंक बना। मोलर लेवल पे चला गया वो, तो रिएक्शन तो इसी फॉर्मेट में हो रही होगी, बस यहां पे बातें किस टर्म्स में होगी? बातें मोल्स के टर्म में होगी, बातें मोल्स के टर्म में होगी। मतलब यानी कि 1 मोल Zn2+ 2 मोल, ये जो आगे 2 लिखा है वही 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 1 मोल Zn बनाता है। एक Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक Zn बनाता है। इसी को मोलर लेवल पे लेके जाएंगे तो 1 मोल Zn2+ 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 1 मोल Zn बनाता है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन इन्होंने एक्सेप्ट करे तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है?
1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज बेसिकली 1 फराडे। 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज हो जाएगा दैट इज बेसिकली 2 फराडे। तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 96,500 कूलम पर मोल। ठीक है, क्लियर है? चलो एक और बताओ, Al3+ से Al पे अगर आना है तो बताइए कितना चार्ज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिंपल सिंपल सी बात है, जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी खत्म कीजिए फटाफट से, सवालों को जल्दी जल्दी खत्म करेंगे तभी तो आगे चलेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहां पे Al3+ है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? एक Al3+ अगर यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एक एल्यूमिनियम का निर्माण करता है। ध्यान से देखिए 3+ से 0 पे आ रहा है, यानी इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे यहां तक आने के लिए। अब इसी चीज को अगर मैं मोलर लेवल पे ले आऊं, एट मोलर लेवल पे बात करूं तो बताइए, मोलर लेवल पे बात करूं तो 1 Al3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन विल गिव्स 1 Al। अब इस चीज को ध्यान से सुनना और समझना, अगर 1 मोल हमारे पास ये होगा, एक एल्यूमिनियम का एटम 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक एल्यूमिनियम का एटम बनाता है। मैं मोलर लेवल पे बात करूं तो 1 मोल हो गया ना, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर मोलर लेवल पे बात करूं तो 1 मोल ये हो जाएगा 3 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और यहां पे क्या बनेगा? 1 मोल आपका एल्यूमिनियम बनेगा। तो 1 मोल ऑफ Al3+ 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 1 मोल बनाता है। तो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है 3 फराडे, यानी कि 3 इंटू 96,500 कूलम पर मोल। खत्म बात। क्लियर है भाई जी? बहुत बढ़िया, डन है। ऑल राइट, अब ऐसे सवाल भी एग्जाम में बहुत आते हैं। ये सवाल मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछा गया। अब ऐसे सवाल करने के लिए मैं आप लोगों को 2 तरीके बताऊंगा। एक तो मैं आपको बताऊंगा सिंपल फॉर्मूला अप्रोच बताऊंगा, है ना, और दूसरी मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट अप्रोच, यानी कि हमेशा की तरह यूनिटरी मेथड। आप मेरे से पढ़े हुए हैं तो आपको पता ही है कि सुनील भैया क्या है, यूनिटरी मेथड बहुत लगाते हैं। तो सबसे सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है? फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड यानी कि ये m की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, ये m की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। यहां पे जो करंट गिवन है वो बेसिकली 5 एंपियर है। टाइम हमको दे रखा है 3600 सेकंड दे रखा है। तो ये कह रहा है कि कितना कॉपर डिपॉजिट होगा जब 5 एंपियर का करंट 3600 सेकंड तक हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और उसने एटॉमिक मास दे रखा है, एक एटम का मास दे रखा है 63.5 ग्राम का। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, हमारे पास ये डेटा है, हमारे पास एक सिंपल छोटा सा फॉर्मूला है, m इज इक्वल्स टू ZIT। तो Z हमारे पास इक्विवेलेंट वेट होता है अपॉन फैराडेज कांस्टेंट इनटू I इंटू T, है ना। Z इंटू I इंटू T होता है, Z होता है E/F होता है मल्टीप्लाई बाय I इंटू T। अब हमको ये पता है कि हमारे पास जो Z होता है दैट इज इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडेज कांस्टेंट। तो इक्विवेलेंट वेट हमारे पास क्या हो जाएगा? अब यहां पे आयन कौन सा है वो इंपॉर्टेंट है। नाउ E दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu2+, यानी कि हम E की बात कर रहे हैं। Cu2+ क्यों लिया मैंने? क्योंकि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हमारे पास कौन से आयंस होंगे? Cu2+ एंड SO4 आयंस होंगे। इतने तो आप समझदार हुई। कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में Cu2+ और SO4 होंगे, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu2+ हमारे पास क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू दी मोलर मास, यानी उसका जो मोलर मास है वो हो जाएगा डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। जी बहुत बढ़िया। अब सुनील भैया मोलर मास क्या है? एक एटम का मास दे रखा है 63.5 ग्राम, मोलर मास हो जाएगा 63.5 ग्राम पर मोल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक एटम का वजन दे रखा है तो मोलर मास क्या हो जाएगा? 63.5 ग्राम पर मोल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैलेंसी फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए वैलेंसी फैक्टर हमारे पास हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। तो 63.5 बाय 2 हमारे पास ये वैल्यू
आएगी। और यहां पर हम करेंगे 63.5 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 96,500 इनटू फराडेज कांस्टेंट कितना हो जाएगा राजा बेटा? वी नो दैट फराडेज कांस्टेंट इज इक्वल टू 96,500 कूलम पर मोल। इतना तो आपको सारी बेसिक बातें पता है, इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए राजा बेटा। आई की वैल्यू दे रखी है, टाइम की वैल्यू दे रखी है, फराडेज कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 96,500 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3,600। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 63.5 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 96,500 इंटू 5 इंटू 3,600। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, उसके बाद 5 1 5, 4 बचा, 5 1 5, ठीक है, तो 4 बचा 6 आया, 5 9 45, 1 और 5, 5 3 15, तो ये तो निपट गया। ये हो जाएगा 2 1 2, 2 8 तो ये हो जाएगा 18। 63.5 इंटू 18 कितना है? 63.5 इंटू 18 बाय 193। अब देखिए आप मेरे को जानते हैं, मैं अप्रोक्सीमेशन से ही गेम चलाता हूं। मेरी गेम सारी अप्रोक्सीमेशन से चलाता हूं, आपको सारी बातें पता है। अब ऐसी कैलकुलेशन अगर एग्जाम में करने बैठेंगे तो भैया रोने लग जाएंगे। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले तो 193 लिखा है, ये पॉइंट उड़ा के इसको क्या कर दीजिए, या तो 10 कर दीजिए। ठीक है, अब मैं क्या करूं सुनील भैया, एक काम करते हैं अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं वैल्यू को, वैल्यू अप्रोक्सीमेशन पे ले जाते हैं। ये 1930 है, इसको मैं मान लेता हूं लगभग 2000। ठीक है, और 63.5 को मैं लेके चला जाता हूं 60 पे, इसको घटा दिया, इसको बढ़ा दिया, इनटू मैंने ले लिया क्या यहां पे 18। 1 0 से 1 0 कट गया, है ना, 2 9, 2 10, ठीक है, 2 3, 2 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 3 27 अपॉन में 5। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5 5 25। ठीक है, ये हो जाएगा ना 9 3 27 बाय 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 25, 2 बचा, पॉइंट लगा, 0 आया, तो ये हो जाएगा 5.4 और ये ग्राम। तो देखिए मैं अप्रोक्सीमेशन से इसी तरीके से आंसर लेके आता हूं, मैंने आपको सिखा दिया। एग्जैक्ट अगर आप इसको कैलकुलेट करने बैठ जाओगे एग्जाम में तो ये कैलकुलेशन बहुत आपका समय ले लेगी। अप्रोक्सीमेशन का दिमाग आपको हमेशा लगाना पड़ेगा। ये अप्रोक्सीमेशन का सिंबल लगाने के बाद टीचर आपके नंबर नहीं काटेंगे। ठीक है, चलो ये हमारी कोशिश है। अगर आपको समय मिल जाए तो आप कैलकुलेट कर लेना, वरना अप्रोक्सीमेशन से एटलीस्ट आंसर तो निकाल देना। ठीक, तो देखिए सिंपल सी बात है, m इजिकल्स टू जेड आई टी होता है, z इजिकल्स टू ई बाय एफ इंटू आई इंटू टी होता है। f i और t की वैल्यू है, इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO2 प्लस होता है, मोलर मास बाय वैलेंसी वेक्टर यहां पे हो जाएगा 2, मोलर मास हो जाएगा 63.5 ग्राम पर मोल, वैल्यू दे रखी तो 63.5 बाय 2 अपॉन 96,500 इंटू 5 इंटू 3,600, ये हो जाएगा 63.5 बाय 2 इंटू 1 बाय 96,500 इंटू 5 इंटू 3,600, 0 से 0 0 0 कैंसिल, 5 से 100 कट किया, 2 से 100 कट किया, ये आया। इसको मैंने अप्रोक्सीमेटली क्या मान लिया, 60 मान लिया। मतलब इसमें मैंने कुछ गलती करी क्या? इज एनीथिंग रॉन्ग? बच्चा कह रहा है सर गलती कर दी आपने कैलकुलेशन में, फिर से करूं? कुछ गलती हुई क्या मेरे से? इसमें कुछ गलती है? अच्छा, लेट मी डू इट अगेन, कोई दिक्कत नहीं है। गलती है, अप्रॉक्स 6 रॉन्ग। अच्छा ठीक है 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 ठीक है, वापस कर देता हूं, वापस कर देता हूं, वापस कर देता हूं। भाई 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 मेरे को आंसर याद नहीं है, याद नहीं याद नहीं याद नहीं, वापस कर देता हूं, हो गई होगी गलती, वापस कर देता हूं। भाई मेरे को याद थोड़ी आंसर क्या है, अरे गुस्सा मत हो भाई, कर देता हूं, वापस कर देता हूं। ठीक है, कितना था 63.5, ठीक है, इंटू 18 अपॉन में 193। ठीक है, ठीक ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से काम करता हूं, इसको बनाता हूं 60, मल्टीप्लाई करता हूं 18 से, इसको बना देता हूं 200, इसको 60 कर दिया, इसको 200 कर दिया, ऐसे तो ठीक है। चलो 1 0 से 1 0 गया,
ठीक है ना, ध्यान से देखो। उसके बाद 2 की टेबल से 9 टाइम, 2 की टेबल से 10 टाइम, 9 6 जा 54 बाय 10 5.4। अरे अभी भी सेम ही आ रहा है आंसर, अभी भी गलत है क्या? देखना एक बार, कैलकुलेटर लगाएं क्या भाई, कुछ गलती कर रहे हैं क्या अपन? एक मिनट। 63.5 इंटू 18 1143 डिवाइडेड बाय 193। हाँ ठीक तो आ रहा है। 60 इंटू 18 1080 डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, 5.4 इज राइट। हो गया होगी, गलती हो गई होगी मेरे से, कोई दिक्कत नहीं, माफी मांग रहा हूं। 63.5 इंटू 18 बाय 193 है। मैं इसको क्या मान लेता हूं, 60 मान लेता हूं, 3 कम कर लिया और इसका 7 बढ़ा दिया, लगभग आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो 60 इंटू 18 बाय 200 हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, इसके बाद मैंने इसके 2 की टेबल से कट कर दिया, 54 बाय 10 ये हो जाएगा बेसिकली 5.4 ग्राम्स। ठीक है, गलती हो गई होगी, माफी चाहता हूं। अब आप समझो यूनिटरी मेथड से हम इसको कैसे कर सकते हैं। लेट्स डू इट विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड। ठीक है, छोटी सी चीज है, हो गया होगा। एक भाई कह रहा है ये मेरे सर के ऊपर से गया सुनील भैया। ठीक है, इसको क्या हो गया इंटरनेट को भाई, एक मिनट दोस्तों, इंटरनेट यहां पर थोड़ा सा हिल गया था, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए डन है, आगे चलते हैं। अब इसी चीज को अगर मैं यहां पर यूनिटरी मेथड से करूं तो सुनील भैया यहां पे यूनिटरी मेथड से वो चीज कैसे हो सकती है ना। अगर इसी चीज को अगर मैं यूनिटरी मेथड से करना चाहूं सुनील भैया, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूं? ठीक है, तो ये सेम चीज आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, ये सेम चीज आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। चलिए यूनिटरी मेथड वाला पार्ट अगली क्लास में करते हैं, काफी समय हो गया है, 9 बज गई है। वैसे तो मुझे लग रहा था क्योंकि इसमें यूनिटरी मेथड में थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा, इसको नेक्स्ट क्लास पे कंटिन्यू करते हैं। यहां तक की सारी बातें आपको कंटिन्यू हो गई, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है इसमें एफर्ट लग जाएगा, मैं समझ गया, छुट्टी करते हैं। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि यहां पे मैं आपको थोड़ा लॉजिक दूंगा, पर मोल के बेसिस पे बताऊंगा, थोड़ा लॉजिक लगेगा। अगली क्लास में करते हैं, टेंशन मत लो। ठीक, अगली क्लास में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास में करेंगे, या आप इसको होमवर्क में ट्राई करो अब। ठीक है, आप इसको होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है, चलो, तो ये वाला पार्ट अब हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बच्चे थोड़े परेशान से महसूस हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, माफी चाहेंगे। इस वाले सवाल का आप ये वाला यूनिटरी मेथड ट्राई करना, आपको नहीं आएगा मुझे पता है, ट्राई, एटलीस्ट ट्राई करना। ठीक है, कोशिश करना, बाकी तो मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, चलो, ऑल राइट, काफी समय ले लिया आपका। अच्छा, इतना समझ में आ गया तो एक बार आए भैया लिख दो, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो अब ठीक है, थैंक्स, अब तो थैंक्स हो गया, थैंक्स। ठीक है, हाँ, क्योंकि हाँ मुझे पता है वो समय ले लेता, आप कह रहे हो बार बार छुट्टी करो, थक गए, मान गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चिल करो, अब गुस्सा नहीं करना, अब गुस्सा नहीं करना है, अब गुस्सा नहीं करना है, हो गया ना, मना कर दिया, नहीं करा रहा, अब शांत हो जाना। ठीक है, चलो, अब मैं तुमको एक बार फिर से सारी चीजें बता देता हूं, ध्यान से सुनो। फैराडेज लॉ से रिलेटेड सारी चीजें अभी बताता हूं। फर्स्ट लॉ से मैंने क्या बताया, मैंने बताया कितना भी मास जो डिपॉजिट करेगा, लिबरेट करेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि हम वहां पे कितना चार्ज इलेक्ट्रोलाइट से पास कर रहे हैं, सो एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा z, z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो m इज इक्वल टू z इनटू q हो जाएगा, q की वैल्यू it होती है तो m इज इक्वल टू z it हो जाएगा, z इज इक्वल टू नथिंग बट द रेशियो ऑफ योर इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय द फैराडेज कांस्टेंट, सो e बाय f इनटू i इनटू t हो जाएगा। इस तरीके से हम चीजों को वहां पे निकालेंगे। दूसरी बात, मैं 11वीं कक्षा में रिलेशनशिप में आया था, बार बार बताया था, अभी फिर बता रहा हूं, बहुत समय मेरा वेस्ट हुआ, एनर्जी, समय, टाइम व्यर्थ हुआ, और 11वीं कक्षा एक तरीके से समाप्त हो गई। 12वीं कक्षा में मैं बहुत सीरियस रहा और इसी वजह से चीजें अच्छी हुई। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं, दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू गेट इन्वॉल्व इनटू ऑल दीज थिंग्स। समय मेरे दोस्तों मुफ्त है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप समय को व्यर्थ करेंगे, क्योंकि समय ही पैसा है। फिर से समझो, अगर मैं यहां पे आपको आके समय दे रहा हूं तो इस समय से मुझे पैसा मिलता है, समझ रहे हो? ऐसे ही जब आप जीवन में किसी को अपना समय दोगे तो उस समय से आपको पैसा मिलेगा। तो समय पैसा है, प्लीज ट्राई टू सेव इट।
समझ गया? बाकी बार बार बताता हूं पर शायद असर कुछ बच्चों पे नहीं हो पाता। एज अ बड़ा भाई बोल रहा हूं, प्लीज प्लीज अपने समय को व्यर्थ मत कीजिए, वापस नहीं आएगा लौट के। चलिए, तो जैसा मैं कहता हूं, सुनील भी साथ है, फिजिक्स वाला साथ है, दोनों साथ है। यहां तक आप रिवीजन करना, इस सवाल को ट्राई करने की कोशिश करना। थोड़ा सा शायद नहीं हो पाए या हो भी पाए, एटलीस्ट ट्राई, एटलीस्ट ट्राई। ये ना, ये 5 एम्पियर इंटू 3600, यानी इसको मल्टीप्लाई करने वाला जो चार्ज है, अब इतने चार्ज पे कितना डिपोजिशन होगा, उस तरीके से उस डायरेक्शन में सोचना कि इतने चार्ज को सप्लाई करने पे कितना डिपोजिशन होगा। तो ऊपर की कंडीशन तुमको लगानी पड़ेगी रिएक्शन के हिसाब से। ठीक है, जस्ट थिंक एंड ट्राई, नॉट फोर्सिंग यू। ठीक है, चलो मिलता है अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम एंड ऑलवेज से जय जय फिजिक्स वाला, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।